हाँ तो भाई, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज टू माई सॉर्ड। वैसे तो बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था इस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। इनमें से एक व्यूअर ने बोला था कोई ऑब्सेशन वाली सीरीज एक्सप्लेन करो। लो भाई, ऑब्सेशन वाली सीरीज रेडी है। क्या स्टोरी है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल की। इतनी एडिक्टिव, इतनी ऑब्सेसिव और इतनी मेसी की सीरियसली चाइना हमारी एक्सपेक्टेशन ऊपर ही ऊपर ले जा रहा है। और अगर तुम स्वीट फ्लफी रोमांस से थोड़ा हटके कुछ देखना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, यही वो सीरीज है। और ये वो सीरीज है जहां तुम्हें रियलाइज होगा तुम दोनों लीड्स के साथ नहीं हो। तुम या तो सुलांग की तरफ हो या फिर फैंसाओ की। इन तक ड्रामा देखो, डेफिनेटली तुम्हें रियलाइज होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जब रियलाइज हो जाए एंड मजा आ जाए तो कमेंट में लिखना यस मजा आ गया यार। चलो फिर ताड़ाताड़ी अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट से, जहां हमारा बॉटम मेन लीड सुलांग हमारे टॉप मेन लीड फेंसाओ की कार को बाय मिस्टेक ठोक देता है। तुरंत सुलांग जाकर फेंसाओ से माफी मांगता है। फेंसाओ भी काफी कामली रिएक्ट करता है। इतना ही नहीं, सुलांग को ठंड लगता देख वो अपनी कोट उसे पहना भी देता है। लेकिन सुलांग के जाने के बाद फेंसाओ उस कोट को स्मेल करता है और नेक्स्ट सेकंड उसे फेंक देता है। फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके सुलांग की कार नंबर बताता है एंड कहता है ऐसा एक्सीडेंट करवाना कि बंदा मरे नहीं। एंड यहाँ में पता चलता है कि फेंसाओ कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। तो इस प्री प्लान्ड एक्सीडेंट के बाद सुलांग का एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और इत्तेफाक से एक हॉस्पिटल में फेंसाओ से उसकी दोबारा मुलाकात हो जाती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं। वे भी जाकर देखते हैं तो एक लेडी अपने बच्चे के साथ सुसाइड करने वाली थी, क्योंकि उसके बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सुलांग तुरंत इमरजेंसी कॉल लगाने लगता है और फेंसाओ उसे नोटिस करता है कि ये बंदा सिचुएशन को देखकर कितना पैनिक हो रहा है। फिर सुलांग अपना जैकेट उतारना चाह रहा था तो फेंसाओ कहता है तुम्हारा हाथ में चोट लगा है तो मेरा कोट ले लो। सुलांग भी ले लेता है। फिर सबसे कहता है अगर हम अपने कपड़े जमीन में बिछा दें तो बच्चे को बचाया जा सकता है। सब लोग वैसा ही करते हैं। इसी बीच कोई एक बेडशीट ले आता है। तब सुलांग फेंसाओ से पकड़ने में हेल्प मांगता है। फेंसाओ कहता है तुम खुद इंजर्ड हो, तुम्हें हेल्प करने की क्या जरूरत है। सुलांग कहता है अगर बच्चे को हम बचा लिए तो मेरी तरफ से ट्रीट रहेगा। तब तक उधर से रेस्क्यू टीम लेडी को पकड़ लेते हैं और इधर ये दोनों भी बच्चे को सेफली कैच कर लेते हैं। सुलांग के जान में तो जान आती है। फिर जैसा कि उसने ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था तो नेक्स्ट सीन दोनों एक रेस्टोरेंट पे होते हैं। फेंसाओ सुलांग को सिगरेट ऑफर करता है और खुद उसकी सिगरेट जला देता है। पूछता है टेस्ट कैसा है। सुलांग कहता है अच्छा टेस्ट नहीं है, थोड़ा रफ टाइप से है। तभी उसे कॉल आता है तो वो पिक करने बाहर जाने लगता है, मगर फेंसाओ कहता है तुम यही बातें करो, मैं रेस्टरूम से होके आता हूँ। बाहर जाने के बाद वो सुलांग की टूटी फूटी कन्वर्सेशन सुन लेता है और आइडिया लगा लेता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। कुछ देर बाद वो अंदर आके कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से काफी प्यार करते हो। सुलांग कहता है हाँ। फेंसाओ कहता है यार मैं सिंगल हूँ, मेरे लिए भी कोई बंदी ढूंढ दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कोई सिस्टर हो तो वो भी चलेगी। सुलांग कहता है नहीं, उसकी कोई सिस्टर नहीं है। फिर डिनर के बाद सुलांग घर चला जाता है। फेंसाओ अपने असिस्टेंट से कहता है सुलांग की जीएफ कौन है पता करो। और यहीं से फेंसाओ का माइंड गेम स्टार्ट होता है, जहाँ में क्लियर होता है फेंसाओ जितना डिसेंट दिखता है उतना है नहीं। नेक्स्ट दिन हमें लूजान नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक मॉडल एजेंसी में काम करता है। फिलहाल उसे एक बड़े क्लाइंट का ऑफर मिला था और उसी का पेंटिंग मॉडल बनने के लिए वो यहाँ आया हुआ था। और ये बड़ा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि हमारा फेंसाओ था, जो दूसरे रूम से उसे देख रहा था। फेंसाओ अपने असिस्टेंट से कहता है क्या तुम श्योर हो ये बंदा सुलांग का लवर है। असिस्टेंट कहता है हाँ, मैंने क्रॉस चेक किया है। फेंसाओ सोचता है तो सुलांग गे है, मतलब सच में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस बंदे में ऐसी क्या खास बात है जो सुलांग इसे इतना चाहता है। फिर वो लुजान के पास जाता है। लुजान उसका पेंटिंग मॉडल बनता है और यहाँ बातों बातों में फेंसाओ उसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। ये भी फील करवाता है कि वो भी लड़कों में इंटरेस्टेड है। सीन चेंज होता है जहाँ फेंसाओ अपनी कंपनी में होता है। कुछ कंपनियों के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हुए होते हैं, जिनमें एक कंपनी वो भी होती है जहाँ सुलांग काम करता है। ये देख फेंसाओ सोचता है लगता है डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती है। नेक्स्ट सीन सुलांग को फेंसाओ का कॉल आता है, जहाँ वो कहता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। सुलांग चला जाता है और पहुंचने पर फेंसाओ उसे बताता है कि तुम्हारा वेट करने के दौरान मैं एक बेबी बर्ड को देख रहा था। उसके पंख भी नहीं थे और उड़ने की कोशिश में वो नीचे गिर गया। क्या तुम्हें लगता है वो सच में स्लिप हो गया? क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे जैसे हॉस्पिटल में उस बच्चे की थी। सुलांग कहता है उस वक्त हॉस्पिटल में मैं सामने था और बस खड़े रहकर तमाशा देखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस बच्चे की जिंदगी को एक मौका दिया। लेकिन नेचर के अपने रूल्स होते हैं जिन्हें हमें छेड़ना नहीं चाहिए। फेंसाओ क्लोज होते हुए कहता है डोंट वरी, उस बच्चे का ट्रीटमेंट खर्चा हमारी कंपनी पे कर रही है। फिर कहता है तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मेरे पास आया है, क्यों ना हम मिलकर बातें करें। सुलांग एग्री कर जाता है।
अगले दिन फेन साओ सुलांग की कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करता है, जहां फेन साओ सबको बताता है कि वो और सुलांग फ्रेंड्स है। ये जानकर सुलांग के कॉलिग्स और सीनियर शॉक्ड हो जाते हैं कि सुलांग इतने बड़े बिजनेसमैन का फ्रेंड है। फिर कंपनी डिनर होता है, जहां फेन साओ जानबूझकर सुलांग की सीट अपने बगल में रीअरेंज करवाता है और उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे दोनों कितने क्लोज हो। फिर काफी ड्रिंक होता है, जिसके बाद सुलांग थोड़ा अकेले रहने के लिए रेस्टरूम जाता है। फेन साओ भी उसके पीछे जाता है और क्लोज होते हुए कहता है, अभी सबके सामने तुम्हें जैसा ट्रीट कर रहा हूँ, क्या तुम गुस्सा हो? सुलांग कहता है, नहीं, तुम सबके सामने मेरी वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मैं क्यों गुस्सा हूँ? फेन साओ कहता है, तो फिर ठीक है, अब जब मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ तो क्यों ना तुम मेरे क्लोज वन बनने की एक्टिंग करके अपने कॉलिग को थोड़ा और जलस कराओ। फिर वे दोबारा टेबल पर जाते हैं, जहाँ फेन साओ अपना सीक्रेट उसे शेयर करता है और पूछता है, इस बार टेस्ट कैसा लगा? सुलांग कहता है, नॉट बैड। तब फेन साओ अपना एक सीक्रेट पैकेट उसे ट्राई करने देता है। अगले दिन सुलांग लुजान के साथ इंटीमेसी करने के बाद स्मोकिंग करता है, वही सीक्रेट जो फेन साओ ने दिया था। फिर लुजान सुलांग को एक गिफ्ट देते हुए कहता है, मुझे रिसेंटली एक पेंटिंग मॉडल का ऑफर मिला था, काफी बड़ा अमाउंट पे किया गया तो सोचा तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लूं, लेकिन तुम पूछोगे नहीं क्या मुझे न्यूड पोज देने को कहा गया था? सुलांग कहता है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम अपने वर्क को किस तरह हैंडल करोगे। लुजान कहता है, पर एज ए बॉयफ्रेंड तुम्हें इस बात पे जेलस होना चाहिए या मुझे डांटना चाहिए। सुलांग कहता है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूँ और मुझे पता है न्यूड तुम नहीं रहे होगे। सीन चेंज होता है, जहाँ लुजान अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। फ्रेंड्स उसे उसके बॉयफ्रेंड को लेकर काफी टीज करते हैं और तो और उसे यहाँ का बिल भी पे करने कहते हैं। गुस्सा से वो जाने लगता है। तभी वहाँ फेन साओ उनकी एक फ्रेंड को लेकर आता है जो काफी ड्रंक थी। फिर लुजान को देखकर कहता है, अरे तुम यहाँ, चलो इसी मुलाकात पे तुम्हारे फ्रेंड्स को मैं ट्रीट देता हूँ। लुजान के फ्रेंड्स आपस में बड़बड़ाने लगते हैं कि ये अमीर बंदा कौन है, लगता है लुजान का न्यू शुगर डैडी है। पार्टी ओवर होने के बाद लुजान फेन साओ को थैंक्स कहता है। तभी सामने से एक बाइक गुजरती है तो फेन साओ उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। इससे लुजान की हार्ट बीट एक पल के लिए तो रुक जाती है। तभी सुलांग उसे कॉल करता है और पूछता है पार्टी खत्म हुई या नहीं, जल्दी घर जाना। और तभी इधर फेन साओ बहाने से उसके क्लोज होता है। लुजांग जल्दी से सुलांग का कॉल कट कर देता है। फिर फेन साओ अपनी बातों से उसे स्पेशल ट्रीट करवाने लगता है। लुजान काफी अनकंफर्टेबल होकर घर चला जाता है। फेन साओ खुश होता है कि लुजान बहुत इजीली उसके ट्रैप में फंस रहा है। फिर वो सुलांग की कंपनी जाता है, उसे कुछ फूड देने के बहाने। तभी लुजान उसे कॉल करके लव यू कहता है। सुलांग कहता है, लव यू टू। टैक्सी में बैठने के बाद ये 5वीं बार बोल चुके हो, अब अच्छे से घर पहुंचो और सो जाओ। उसके कॉल कट होने के बाद फेन साओ सिगरेट ऑफर करता है, फिर फूड सुलांग मना कर देता है, जिस पर फेन साओ कहता है, इस सिटी में सिर्फ तुम ही मेरे फ्रेंड हो, मेरे लिए सिर्फ तुम और तुम ही रहोगे, पर लगता है तुम्हारे लिए सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड। सुलांग कहता है, मेरे पार्टनर के साथ तुम अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, और सोचता है क्या ये मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, पर ये गे नहीं हो सकता, मैं अपनी कैटेगरी के लोग को देखकर ही समझ जाता हूँ। फेन साओ कहता है, लगता है तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई चुरा ले? सुलांग कहता है, अगर ऐसा होगा मतलब हमारी बॉन्डिंग स्टार्टिंग से ही खराब रही होगी। ऐसा कहकर चला जाता है। फेन साओ को गुस्सा आता है कि ये इतना कूल कैसे हो सकता है। अब वो सोचता है इसका घमंड तो तोड़ना ही होगा, इसलिए वो 1 महीने तक उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को होल्ड करके रखता है, इस उम्मीद में कि सुलांग उसके पास आएगा और गिड़गिड़ाते हुए प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने को कहेगा। मगर ऐसा नहीं होता है, ना कंपनी उसे कोई रिक्वेस्ट करती है, ना ही सुलांग। इसी बीच एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट मिस्टर हुआंग इन्वेस्टमेंट के लिए फेन साओ के पास आते हैं। उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट के डेटा देखते वक्त फेन साओ को पता चलता है कि 7-8 साल पहले सुलांग इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रह चुका है। हर जगह सुलांग का एग्जिस्टेंस देखकर फेन साओ के मन में उसके लिए ऑब्सेशन और बढ़ने लगती है। सीन चेंज होता है और हुआ नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो फेन साओ का फ्रेंड होता है। थाईलैंड आने की खुशी में फेन साओ उसके लिए पार्टी अरेंज करता है। दूसरी तरफ सुलांग की कंपनी के प्रेसिडेंट उससे इस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए फेन साओ से बात करने कहते हैं, इसलिए वो फेन साओ को कॉल करता है, तो फेन साओ उसे भी पार्टी में इन्वाइट कर लेता है। सुलांग पार्टी में ही उससे इन्वेस्टमेंट की बात करता है, जिस पर फेन साओ कोई जवाब ना देकर उसे अपने एक और बिजनेस फ्रेंड मिस्टर सू से मिलवाता है, जो कि 1 नंबर का लड़कीबाज था। इंट्रो वगैरह होने के बाद सुलांग स्मोकिंग के लिए बाहर जाता है और फेन साओ उसे देखते रहता है। हुआ कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारा ये नया फ्रेंड काफी बोरिंग है? फेन साओ कहता है, नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, एकदम परफेक्ट इंसान। इधर सुलांग स्मोकिंग कर ही रहा होता है कि 2 लड़कों की बातों से उसे पता चलता है कि ड्रिंक्स में ड्रग मिलाया गया है। वो तुरंत अंदर जाता है, जहाँ मिस्टर सू एक बार गर्ल को अपने सामने बैठाकर उसे ड्रिंक करने को कहता है। सुलांग 1000 ट्रिक से उस लड़की को ड्रंक होने से बचाता है, पर इस चक्कर में उसे खुद ड्रंक होना पड़ता है।
फेंसाओ बस नोटिस करता है कि वो लड़की को बचाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। जब सुलांग काफी ड्रंक हो जाता है तो फेंसाओ उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है। सुलांग मना कर देता है। इससे फेंसाओ का ईगो और बढ़ जाता है। अगले दिन वो अपनी कार में सुलांग को घर ले जाता है। अब सुलांग तो ड्रग था, इसलिए उसकी फिजिकल नीड बढ़ती जा रही थी, पर हाफ कॉन्शियस में भी वो खुद को कंट्रोल करके फेंसाओ को क्लोज होने नहीं दे रहा था। फाइनली जब उसकी फिजिकल नीड पीक पर होती है तब वो फेंसाओ को कार से उतरने कहता है ताकि मास्टरबेट करके खुद को सेटिस्फाइड कर सके। फेंसाओ कार से उतर तो जाता है पर उसका ईगो और क्रश हो जाता है कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में खुद को होल्ड बैक कर ले। अगले दिन फेंसाओ उसे घर ड्रॉप करता है और थाई लैंग्वेज में कहता है तुम्हारे इतना हॉट मैन मैंने कभी नहीं देखा है। फिर बात चेंज करते हुए पूछता है तुमने कुछ कहा नहीं, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। सुलांग कहता है बताया तो, इन्वेस्टमेंट के लिए ही बात करनी थी। फेंसाओ कहता है मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए सोच समझ कर ही कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। सुलांग थैंक्स कहकर जाने लगता है, लेकिन वापस आकर सीधे उसके काफी क्लोज आ जाता है। फेंसाओ को एक पल लगता है कि कहीं किस न कर ले, पर सुलांग तो बस उसका सिगरेट बोरो करता है और फिर चला जाता है। फेंसाओ सोचता है मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, बस अब और ये माइंड गेम नहीं खेलना। लेकिन घर आकर वो अपनी कार की डैशकैम फुटेज चेक करता है, वही सीन जहाँ सुलांग खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। फेंसाओ वीडियो नहीं देख पाता है। ऑब्वियसली एक स्ट्रेट बंदा गे 18+ वीडियो कैसे देख पाएगा। फिर वो सोचता है मुझे सुलांग के साथ ये गेम स्टॉप कर देना चाहिए, पर जब वीडियो में सुलांग लुजान का नाम ले लेकर खुद को सेटिस्फाई कर रहा था तो फेंसाओ इस माइंड गेम से मूव ऑन नहीं कर पाता है। और यही हमें फेंसाओ के दो माइंडसेट दिखते हैं, एक मैनिपुलेटिव साइकोपैथ जो हर परफेक्ट चीज को इम्परफेक्ट प्रूव करना चाहता है, और दूसरा ग्रीन फ्लैग माइंडसेट जिसे हम ऑडियंस हीरो के रूप में देखना चाहते हैं, जहां वो ये गेम खेलना नहीं चाहता था। सीन चेंज होता है जहां फेंसाओ बार होस्टिंग के लिए लुजान की हेल्प लेता है। इस हेल्प के लिए वो लुजान को एक क्राउन गिफ्ट करता है जो मॉडल के काम के लिए उसे चाहिए था। ये देखकर लुजान काफी इम्प्रेस हो जाता है। फेंसाओ उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे लुजान उसके लिए कितना स्पेशल हो। फिर वो लुजान को एक सॉन्ग प्ले करने को कहता है तो लुजान भी सॉन्ग प्ले करने लगता है। वही हुआ फेंसाओ से कहता है अब ये लड़का कौन है, आजकल तुम लड़कों के साथ हैंग आउट क्यों कर रहे हो। फेंसाओ कहता है हैंग आउट नहीं कर रहा, गेम खेल रहा हूँ, थ्रिलिंग वाला। फिर वो सुलांग को कॉल करके उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ है। सुलांग कहता है बिजनेस डिनर में गई है। तब फेंसाओ उसे यहाँ बुलाता है ताकि सुलांग लुजान को यहाँ देखकर कैसा फील करे, वो ये देखना चाहता था, मगर सुलांग आने से मना कर देता है। नेक्स्ट दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है क्योंकि दोनों कंपनी के बीच इन्वेस्टमेंट डील फाइनल हो चुके थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंसाओ अपनी और सुलांग की फ्रेंडशिप की बात करके उसका वैल्यू और बढ़ा देता है। फिर सुलांग फेंसाओ को ऑफिस ले जाता है, जहाँ जाकर फेंसाओ फेस में क्रीम लगाता है। उसके गाल पर थोड़ी क्रीम रह जाती है तो सुलांग आगे आकर हटा देता है। दोनों इतने क्लोज होते हैं कि उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर फेंसाओ सिगरेट ऑफर करता है। सुलांग सोचता है ये जानबूझकर मुझे टीज करता है। फिर फेंसाओ उसे कहता है कल फ्री हो तो कहीं बाहर चलें। सुलांग कहता है नहीं, मेरा ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ प्लान है, और सोचता है आई थिंक मैं ही ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, शायद ये इतना कैजुअल ही है। इसके बाद फेंसाओ उसे लिफ्ट देता है और सेम टाइम लुजान को मैसेज करके कहता है कल घूमने चलोगे। लुजान तुरंत अग्री कर जाता है और सुलांग को कॉल करके झूठ कहता है कि कल मुझे एक काम मिल गया है तो तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर पाऊंगा। सुलांग कहता है कोई बात नहीं। फेंसाओ सुलांग से कहता है लगता है तुम्हारा कल का प्लानिंग कैंसिल हो गया, क्यों ना मेरे साथ घूमने चलो। सुलांग अब फ्री था तो अग्री कर जाता है। वहीं फेंसाओ दोनों को सेम पार्क सेम टाइम में आने कहता है। नेक्स्ट डे पार्क में सबसे पहले लुजान आता है। फेंसाओ से कहता है वैसे किसी का भांडा उसकी आंखों के सामने फूटने पर कैसा लगता है। लुजान थोड़ा घबराकर कहता है उसे एम्बैरेसमेंट फील होगी। अब यहाँ फेंसाओ का प्लानिंग था दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर उन्हें हर्ट करना, पर लास्ट मोमेंट पर फेंसाओ अपना माइंड चेंज कर लेता है और सुलांग के आने से पहले लुजान को वहां से भेज देता है और सुलांग को वही फूड देता है जो अभी लुजान ने उसे दिया था। यहाँ कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखकर सुलांग स्माइल करता है। फेंसाओ पूछता है स्माइल क्यों कर रहे हो। वो कहता है आसपास लोग खुश रहे तो हमें भी खुशी फील होती है, क्या तुमने कभी ऐसा फील नहीं किया है। फेंसाओ फ्लर्टिंग करता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे अराउंड ही रहता हूँ। फिर बातों बातों में सुलांग कहता है बचपन में सरवाइव करने के लिए मुझे फिशिंग करना पड़ता था। फेंसाओ कहता है जीना कितना मुश्किल है ना। सुलांग कहता है हाँ, पर लाइफ में और भी बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंट होता है। फेंसाओ कहता है जैसे कि प्यार में पड़ना या अच्छा खाना खाना, और उसे खिलाता है। सुलांग कहता है मैं खुद खा लूंगा, पर फेंसाओ जबरदस्ती खिला देता है। फिर पूछता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जितना टेस्टी बनाती है उससे ज्यादा टेस्टी है या कम। सुलांग कहता है यार जब देखो तब तो मेरे जीएफ को बीच में ले आते हो, अपनी जीएफ क्यों नहीं बना लेते, और वैसे भी मेरी जीएफ खाना नहीं बनाती है, मैं ही जनरली बनाता हूँ।
ये सुनकर फेन साओ वो फूड डस्टबिन में फेंक देता है और उसे एक प्लेस ले जाता है जहाँ वे मिस्टर सू को एक लड़की के साथ देखते हैं। सो उस लड़की को हरास कर रहा था। अब ये देखकर सुलांग एक बॉक्स से उसे कवर करके दे मार मारता है। फेन साओ सोचता है वाह ये परफेक्ट इंसान थोड़ा डेविल भी है, इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि फेन साओ सुलांग के लिए इतना ऑब्सेसिव हो चुका होता है कि वो उस न्यूड वीडियो को बार बार प्ले करता है। अब उसे रियल में एक लड़के के साथ फिजिकल नीड चाहिए होती है। इसी बीच लुजान मिलने के लिए कॉल करता है। फेन साओ सोचता है अब इसकी बारी। वो लुजान से मिलता है और फिर उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसे कितना प्यार करने लगा हो। इसी बीच फेन साओ उससे ड्रग वाली ड्रिंक पिला देता है। ड्रग्ड होने पर लुजान को भी फिजिकल नीड होने लगती है, लेकिन यहाँ लुजान उतना होल्ड बैक नहीं कर पाता जितना सुलांग ने उस वक्त किया था। और उस वक्त फेन साओ जो फीलिंग सुलांग के लिए फील कर रहा था वो फीलिंग इस वक्त लुजान के साथ नहीं थी। इसलिए वो लुजान को जल्दी से उसके घर ड्रॉप कर देता है और जैसे ही जाने लगता है तब तक से वहाँ सुलांग भी पहुंच जाता है। लुजान उसे कहता है मुझे अभी किस करो, तो सुलांग भी उसे किस करता है। उन दोनों को चुपके से देखकर फेन साओ सोचता है मुझे सुलांग की यही किस चाहिए। फिर वो हुआ को कॉल करके कहता है मुझे सुलांग के साथ हुकअप करना है। तो हुआ सुलांग को ड्रंक कराकर सीधे फेन साओ के बेड तक ले आता है और कहता है सीरियसली यार तुम्हारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया है, वैसे तुम्हें पता भी है लड़कों के साथ कैसे करना होता है। फेन साओ कहता है बकना बंद करो और कल्टी मारो। फिर वो सुलांग के क्लोज होते हुए कहता है मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ क्या, एंड देन उसे किस करने लगता है। फिर कहता है मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से अपने बेड में लाऊंगा। अगले दिन सुलांग को होश आता है और वो अपनी कार में होता है। जब वो देखता है कि उसके नेक पर बाइट मार्क्स हैं, तो वो समझ जाता है कि किसी ने उसे मॉलेस्ट किया है। वो तुरंत फेन साओ को बुलाता है, जहाँ कमीना फेन साओ खुद ये सब करके बड़े इनोसेंट वे में बोलता है लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सॉलिड नाइट स्पेंड की है, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज्यादा ही प्रो नहीं है। सुलांग कहता है आई थिंक मुझे किसी लड़के ने मॉलेस्ट किया है। फेन साओ सोचता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही फोर्स कर दिया है, नेक्स्ट टाइम जेंटल रहूंगा। फिर कहता है डोंट वरी, उस साइको को हम ढूंढ कर पनिश करेंगे। इसके बाद सुलांग काफी इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया और फिर उसे क्लू मिलता है कि यू नाम के एक बंदे का ये क्या धरा है। वो फेन साओ को बताता है कि मुझे पता चल गया मेरे साथ ये सब किसने किया है। तो एक पल के लिए फेन साओ भी डर जाता है। फिर सुलांग बताता है उस बंदे का नाम यू है और उसके पास जाने लगता है। तुरंत फेन साओ उस बंदे को मैसेज कर देता है और खुद ही उसके पास जाकर उसे हड़काने लगता है। यू सोचता है ये फेन साओ एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेता है। फिर वो सुलांग से कहता है हाँ मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है, क्या कर लोगे। सुलांग गुस्से में कहता है जो तुमने मेरे साथ किया मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें पीटूंगा। पर उससे पहले ही फेन साओ यू को पीटना शुरू कर देता है और सुलांग से कहता है तुम बैठो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। और उसे एक खोपचे में घुसा कर धीरे से कहता है मुझे नहीं पता था वो इतनी दूर तक पता कर लेगा, फिलहाल मेरी एक्टिंग में कॉपरेट करो, बदले में तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल लड़की का इंतजाम कर दूंगा। यू अग्री कर जाता है। फेन साओ उसे मारते रहता है और लास्ट पंच जानबूझकर बहुत जोर से वाल पे मारता है। फिर बोलता है क्या सुलांग को अब मुझ पर सॉरी फील हो रहा होगा। फिर वो बाहर आता है जहाँ सुलांग उसकी इंजरी देखकर हॉस्पिटल चलने को कहता है। अब फेन साओ उसकी वजह से इंजर्ड हुआ था, इसलिए उसकी केयर करना तो बनना ही था। सुलांग फेन साओ के घर जाता है। वहीं फेन साओ का लैपटॉप ऑलरेडी ऑन ही था और सुलांग का वो वीडियो पॉज था। फेन साओ बड़ी चालाकी से लैपटॉप बंद कर देता है। फिर कहता है मैं एक हाथ से अपनी शर्ट अनबटन नहीं कर पा रहा। तो सुलांग उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगता है एंड ऑब्वियसली उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फेन साओ भी उसे किस करने के मूड में आ जाता है, पर सुलांग उसे दूर कर देता है। तब फेन साओ रिमोट लेने का बहाना बना देता है। सुलांग कहता है आई थिंक यू ने मुझे मॉलेस्ट नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने उसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा तो उसके फेस एक्सप्रेशन से लगा वो लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है। फेन साओ कहता है शायद वो ड्रंक था इसलिए तुम्हें वैसा लगा होगा। सुलांग कहता है थैंक्स यार, मेरी लाइफ में बहुत कम ही लोगों ने इस तरह मेरी कभी हेल्प की है। फिर बात चेंज करते हुए कहता है हमारी कंपनी की फीमेल एम्प्लॉयज तुम्हें खड़ूस और मैनिपुलेटिव टाइप का बंदा समझती है, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि तुम इस तरह चाइल्डिश और क्लिंजी टाइप से हो तो वे क्या सोचेंगे। फेन साओ सोचता है दूसरे क्या सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे बारे क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट है। अब कभी रात हो चुकी थी तो फेन साओ से यही नाइट स्पेंड करने कहता है। नाइट में सुलांग फेन साओ की तबीयत चेक करने जाता है, जहाँ फेन साओ उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है मुझे अच्छा फील करने में मेरी हेल्प करो। सुलांग उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है मैं गे हूँ, मैं ये स्ट्रेट बॉय वाला गेम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, और चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुलांग उसे पिक करता है। फेन साओ फिर फ्लर्टिंग शुरू कर देता है कि मैं एक हाथ से अपना टाई कैसे ठीक करूं, ठीक कर दो तुम। सुलांग कहता है एक्चुअली मैं तुमसे अपनी सेक्सुअलिटी छुपाना नहीं चाहता था, पर बताकर तुम्हें अनकंफर्टेबल भी नहीं करना चाहता था। फेन साओ बोलता है इसका मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड है। खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी थाईलैंड में गे मैरिज लीगल है, पता है ना। सुलांग स्माइल करता है और उसका टाई ठीक कर देता है। फेन साओ थाई में उससे कहता है
मुझसे और होल्ड बैक नहीं हो रहा, मुझे तुम चाहिए। वही सुलांग को थाई समझ नहीं आती है तो वो माइंड नहीं करता है। इधर फेन साओ लुजान के पास ढेर सारे गिफ्ट्स भिजवाता है। इससे लुजान को लगता है फेन साओ उसमें इंटरेस्टेड है। इस वजह से बाद में वो सुलांग के साथ ब्रेकअप कर लेता है। कहता है कोई रीजन नहीं है, पर मुझे तुम्हारे साथ रहकर कभी फील नहीं हुआ कि तुम मेरे हो। हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ होके भी तुम अकेले हो। तुम केयरिंग हो, पर क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और ये फीलिंग्स मुझे हर्ट करती है। सुलांग उसे कुछ नहीं कहता और हार्ट ब्रोकन होकर खूब ड्रिंक करता है। फेन साओ उसे रोकता है और उसके मुंह में सिगरेट डाल देता है। सुलांग कहता है अभी मूड नहीं है, तो फेन साओ वही सिगरेट अपने मुंह में डाल लेता है। सुलांग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और फिर बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद वो काफी ड्रंक हो जाता है तो फेन साओ उसे उसके घर ले जाता है। वहाँ हर तरफ सुलांग और लुजान की कपल चीजें देखकर फेन साओ जेलस फील करता है। वो जाकर सुलांग को किस कर लेता है, लेकिन ड्रंकन स्टेट में सुलांग ही उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुलांग अपने बगल में फेन साओ को देखकर हैरान हो जाता है। वो जाने लगता है पर फेन साओ उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। सुलांग कहता है तुम्हें पता है ना मैं गे हूँ, इस तरह का मजाक मत करो वरना मैं होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। फेन साओ बोलता है लास्ट नाइट ड्रंक हो गए, तुम ही मुझे किस किए जा रहे थे। अच्छा हुआ मैंने अपने आप को बचा लिया, वरना मेरा तो चीरहरण हो जाता। सुलांग उससे बकवास बंद करने कहता है। फेन साओ सोचता है ये बंदा बहुत ज्यादा हार्ड टू गेट है, पता नहीं कब अपनी मर्जी से मेरे साथ सोएगा। इसके बाद फेन साओ और सुलांग बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं। लंच के दौरान फेन साओ का मूड ऑफ हो जाता है। वो एक अंधेरे रूम में जाकर बैठ जाता है। सुलांग उसके पास जाता है तो फेन साओ उसे हक कर लेता है और अपने पास्ट के बारे बताता है कि बचपन में वो अपने फैमिली के साथ वैकेशन पर एक आइलैंड गया था जहाँ अचानक सुनामी आ गया था। मेरे डैड मेरे 2 भाइयों को लेकर भाग गए, मैं अपनी मॉम के साथ वहीं फंस गया। एक शेल्टर के बीच वो पानी में डूब के मर गई और मैं बच गया। तब से मुझे समुद्री लहरों से डर लगने लगा। पता नहीं मैं क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, किसी ने मेरी मॉम को नहीं बचाया, इसलिए मैं सबसे नफरत करता हूँ। और गुस्सा से सुलांग से थाई में कहता है तुम होते कौन हो दूसरों की जिंदगी डिसाइड करने वाले? क्या तुम्हें लगता है तुम सबको बचा पाओगे? और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। सुलांग उसे अपने से दूर करता है। फेन साओ सॉरी कहता है। सुलांग कहता है समझ सकता हूँ, तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रिगर हो गया था। फेन साओ कहता है पता है मैं तुम्हें बिजनेस ट्रिप में क्यों लाया हूँ? क्योंकि जब मुझे डर लगे मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद हुआ फेन साओ को कॉल करके कहता है यार तुम्हें सी से डर लगता है, फिर वैसे प्लेस में ट्रिप पर कैसे चले गए? फेन साओ कहता है ताकि मैं सुलांग की सिंपैथी हासिल कर सकूं। नेक्स्ट डे बिजनेस क्लास होनी थी। समुद्री लहरों की वजह से फेन साओ पैनिक न हो इसलिए सुलांग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। फिर भी जब पैनिक होता है तो सुलांग अपना पैर उसे टच करता है जिससे फेन साओ काम हो जाता है। क्लास के बाद फेन साओ कहता है मैं अपना फेयर खत्म करना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ बीच चलोगे? पर वहाँ जाकर उसकी सिचुएशन बिगड़ने लगती है। सुलांग उसे किसी तरह संभालता है। फेन साओ कहता है उस इंसिडेंट के बाद मैं कभी ओशन और उसके वेव साउंड को सुनने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्राई किया था पर इन द एंड मुझे गिव अप करना पड़ा। पर तुम मुझे पक्का डरपोक समझ रहे होगे। सुलांग कहता है नहीं, हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसे वो फेस नहीं कर पाता। तुमने एक बार कहा था ना कि हमारा कोई हक नहीं है ये डिसाइड करने का कि कोई कैसे जिए और कैसे मरे। पर मेरा मानना है जब तक हम जिंदा है यहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, देखने का नजरिया है बस। फिर उसे रूम चलने कहता है जिस पर फेन साओ फ्लर्ट करता है कि क्यों रूम जाके मेरे साथ कुछ करने वाले हो। सुलांग उसका सामान पैक करते हुए कहता है हम अभी रिटर्न जा रहे हैं। फेन साओ कहता है यार सॉरी और ऐसे मजाक नहीं करूंगा। सुलांग कहता है अच्छा ठीक है अब जाओ शावर ले लो। वही हम देखते हैं फेन साओ का हाथ अब कम्प्लीटली ठीक हो चुका था पर वो ठीक ना होने का प्रिटेंड कर रहा था। इधर सुलांग नोटिस करता है कि फेन साओ बाथरूम ले जाना भूल गया है इसलिए देने जाता है, जहाँ फेन साओ जानबूझकर नेकेड होकर दरवाजा ओपन करता है और वो डोर उसी हाथ से ओपन करता है जो इंजर्ड था। तब सुलांग को क्लियर हो जाता है कि उसका हाथ पहले से ठीक हो चुका है। फेन साओ बाथरूम से निकलता है तो सुलांग उसे ड्रिंक ऑफर करता है। फेन साओ सोचता है यार कॉन्डोम है या नहीं, लगता है आज रात हम दोनों के बीच सब कुछ हो ही जाना है। इधर सुलांग कहता है तुम्हारा हार्ट तो ठीक नहीं हुआ है ना, मैं ही पिला देता हूँ। और फिर कहता है अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, हाथ ठीक हो गया है फिर भी एक्टिंग क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें इंटरटेन होना है या मेरी चीप सर्विस तुम्हें सेटिस्फाई कर रही है? और उसे एक पंच मारता है। फेन साओ कहता है मेरी मॉम की डेथ के बाद किसी ने मेरी इस तरह केयर की इसलिए मैं बस केयरिंग चाहता था, तुम्हारे साथ खेलने या तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। इस बहाने मैं तुम्हारे क्लोज रहना चाहता था ताकि तुम्हारी नजरों में सिर्फ मैं ही रहूं। तुम ही बताओ ये कैसे चाहत है? सुलांग गुस्से से कहता है मुझे नहीं पता और चला जाता है। फेन साओ सोचता है बहुत जल्द तुम मेरे होगे। अगले दिन फेन साओ सुलांग को एक गे बार ले जाता है क्योंकि बिजनेस पार्टी में फेन साओ ने पूछा था कि किस चीज से तुम्हारा मूड ठीक हो सकता है
और सुलंग ने कहा था आदमी। तो बार के अंदर एक लड़का सुलंग को अप्रोच करता है। फेंसाओ काफी जेलस होता है पर अपनी कूलनेस मेंटेन रखता है। इधर वो बंदा सुलंग को रूम चलने कहता है। सुलंग भी एग्री कर जाता है और जाने से पहले फेंसाओ से बोलता है क्या तुम भी अकेले भटक रहे हो, कोई लड़की ढूंढ लो अपने लिए, और चला जाता है। तब फेंसाओ किसी को कॉल करके उस बंदे का ठिकाना लगाने कहता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है 2 पुलिस ऑफिसर्स उस बंदे को चोर के सस्पिशन में पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। वो सुलंग से कहता है लगता है मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। सुलंग कहता है यार बस भी करो, मैं नहीं चाहता हूँ हमारा फ्रेंडशिप खराब हो। फेंसाओ बोलता है फ्रेंडशिप कैसे खराब होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाया, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ, क्या मैं क्वालिफाइड हूँ। सुलंग गुस्से से कहता है मजाक मत करो। वो कहता है मैं मजाक कर भी नहीं रहा। सुलंग कहता है मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फेंसाओ पूछता है क्यों। सुलंग कहता है क्योंकि तुम फेयर नहीं हो, सॉफ्ट नहीं हो, और उसका बट टच करते हुए कहता है एंड ये भी तुम्हारा सॉफ्ट नहीं है। फेंसाओ कहता है मैं भी लड़का हूँ, अभी तुम मुझे पूरे मूड के साथ टच किए थे, दैट मीन्स तुम मुझ पर इंटरेस्टेड हो। सुलंग इरिटेट होकर कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, क्या तुम गे हो। फेंसाओ कहता है शायद। सुलंग कहता है यार पता नहीं अचानक तुम मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, मैंने तो कभी तुम्हें सेड्यूस भी नहीं किया है, प्लीज ये सब बंद करो। अगर फिर भी क्यूरियस हो तो सामने गे बार है, बहुत से आदमी है, जाकर अपनी क्यूरियसिटी खत्म करो। तब फेंसाओ बोलता है आई लव यू, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। फिर कहता है तुम मेरे साथ रहो इसलिए मैं कितना सिली काम करता रहा, रूट भूलना, हाथ ठीक ना होने की एक्टिंग करना, वर्क के बहाने तुमसे मिलना, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, पर मैं अपनी फ्यूचर तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। सुलंग कहता है ये लाइफ इजी नहीं है। फेंसाओ कहता है जानता हूँ। और फिर सुलंग भी अब खुद को होल्ड बैक नहीं करता एंड उसे किस करता है। दोनों सॉलिड किसिंग करते हुए होटल आते हैं और अपना रोमांस कंटिन्यू रखते हैं। पर जैसे ही सुलंग टॉप बनता है और फेंसाओ को बेड पर पिन करता है, फेंसाओ से स्टॉप होने कहता है और कहता है मैंने अपने आप को बॉटम में इमेजिन नहीं किया है, इसलिए पहले मुझे मेंटली रेडी होने दो। तब सुलंग कहता है ठीक है, फिर मैं ही बॉटम बन जाता हूँ, मैं नहीं चाहता हमारी फर्स्ट नाइट रिग्रेट वाली हो। फिर फेंसाओ टॉप बनता है और दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सब हो जाने के बाद फेंसाओ बताता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने इससे पहले किसी लड़की के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं की है। सुलंग स्माइल करते हुए कहता है सीरियसली, अच्छा कोई नहीं, सीख जाओगे। नेक्स्ट डे ट्रिप से रिटर्न आते वक्त एयरपोर्ट पर फेंसाओ को किसी का कॉल आता है। वो सुलंग से कॉल रिसीव करने को कहता है और कॉल वाले बंदे के साथ एक मीटिंग डेट फिक्स्ड करता है। फिर सुलंग को बताता है कि कंपनी का कोई मेंबर था, इन्वेस्टमेंट की बातें करना चाहता है। घर पहुंचकर दोनों अगेन इंटीमेट होते हैं। फिर फेंसाओ रूम में कुछ चेंजेस करने को कहता है और बताता है मुझे डार्क पसंद है क्योंकि अंधेरे में मुझे मेरी मॉम फील होती है। सुलंग उसके बैक स्टोरी के लिए सॉरी फील करता है और तुरंत रूम डार्क कर देता है। किस करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अब से तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। फेंसाओ उसे किस करता है, तभी वहाँ लुजान आता है। उसकी आवाज सुनकर सुलंग कहता है लगता है वो घर की कीज रिटर्न करने आया होगा, चलो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेकिन फेंसाओ बहाना बनाकर सिर्फ सुलंग को रूम से बाहर निकाल देता है। वहीं लुजान सुलंग के नेक पर लव बाइट्स का निशान देखकर पूछता है क्या तुम अभी अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ हो। सुलंग कहता है हाँ। लुजान सेट होते हुए हालचाल पूछने लगता है। तभी फेंसाओ उसे कॉल करता है और वो कॉल देकर काफी एक्साइटेड होकर चला जाता है और जैसे ही वो जाता है फेंसाओ कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो सुलंग से पूछता है तुम्हारे बीएफ ने ब्रेकअप क्यों किया, क्या उसने तुम्हें चीट किया है। सुलंग कहता है नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फेंसाओ सोचता है ब्रेकअप के बाद भी उसकी साइड ले रहा है। इसके बाद फेंसाओ लुजान से मिलता है जहाँ लुजान उससे अपना लव कन्फेस करता है, मगर फेंसाओ उसे रिजेक्ट करता है। कहता है मैं अपने सभी मॉडल के साथ सेम ट्रीट करता हूँ, इसलिए अगर मेरे बिहेवियर से तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लुजान तो इससे काफी हर्ट होता है और काफी गुस्सा भी। वहीं फेंसाओ के फेस में सेटिस्फिकेशन था। इसके बाद फेंसाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है 2-3 महीनों के लिए लुजान को आउट ऑफ सिटी वर्क के लिए भेज दो, अभी मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता। फिर वो सुलंग को मैसेज करता है कि मुझे पेंटिंग करना है तो मेरा मॉडल बनने के लिए रेडी रहो। अगले सीन में सुलंग कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ होता है। बातों बातों में एक बिजनेसमैन सुलंग को टीज करता है तुम इतना गुड लुकिंग हो, मैं तो तुम्हें अपना सन इन लॉ बनाने का सोच रहा हूँ। वही फेंसाओ ये सब बातें सुनकर जेलस फील कर रहा होता है। फिर जब सुलंग के बिजनेस पार्टनर चले जाते हैं तब फेंसाओ आकर उसे कोट पहनाता है, फिर उसे स्मेल करता है। सुलंग पूछता है क्या हुआ, हमारी बातें सुनकर जेलस हो रहे थे। फेंसाओ बोलता है मैं जानबूझकर नहीं सुन रहा था, वो खुद ही इतना लाउड बोल रहा था। और बाय द वे तुम भी उसे इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। जब फर्स्ट टाइम मैं तुमसे मिला था तुम तो मुझसे काफी कोल्ड तरीके से ट्रीट किए थे। सुलंग कहता है पता नहीं, शायद स्टार्टिंग से ही तुम मुझे औरों से अलग लगते थे और अब भी लगते हो। मैं अभी भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ और ऑलरेडी तुमसे प्यार करने लगा हूँ।
इसलिए लगता है क्या मैं तुम्हें कभी जीत पाऊंगा, और उसे किस करता है। फिन साहब कहता है ऑफ कोर्स, सुलांग आज तक कभी हारा है क्या। सुलांग क्लोज होते हुए कहता है मैं तुमसे 2-3 साल बड़ा हूँ, पर कभी कभी मैं भी तुम्हारे मुंह से लवी डबी बातें सुनना चाहता हूँ। तब फिन साहब उसकी डिमांड पूरा करता है। अगले दिन सुलांग फिन साहब का पेंटिंग मॉडल बनता है, लेकिन वो इतना सेक्सी लग रहा था कि फिन साहब पेंटिंग छोड़कर उसके साथ रोमांस करने आ जाता है, लेकिन सुलांग उसे पेंटिंग में फोकस करने कहता है। तब फिन साहब अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मेरी मॉम आर्ट टीचर थी और मेरे डैड की थर्ड वाइफ, डैड के बड़े और सेकंड बेटा मेरी मॉम से नफरत करते थे। जब मॉम की डेथ हो गई तो उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया, मुझे बहुत परेशान किया। इसलिए जब मुझे घर से बाहर जाने का मौका मिला तो मैं बैंकॉक आ गया। डैड ने काफी कैपिटल मेरे नाम कर दिया, इसलिए मेरे दोनों भाई मुझसे और ज्यादा जेलस हो गए। अब सिचुएशन ऐसी है, पोजीशन है तो पावर है। सुलांग कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम कभी अपना पोजीशन खो भी दोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा टेक केयर मैं करूंगा। फिन साहब जाकर उसे किस करता है। अगले दिन सुलांग फिन साहब को अपने ऑफिस का हिडन रूम ले जाता है, जहाँ फिन साहब काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो फिन साहब उसे अपनी तरफ पुल करके किस करता है। तभी सुलांग की सेक्रेटरी उसके ऑफिस आती है, तो सुलांग फिन साहब को रोकता है और बाहर निकलता है, जहाँ वो कुछ प्रॉब्लम लेके आई थी। सुलांग इमीडिएटली सॉल्यूशन बताता है, तो उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर फिन साहब काफी इंप्रेस होता है। बाद में वो भी रूम से बाहर निकलता है। सुलांग कहता है तुम अपनी कंपनी में कम, मेरे ऑफिस में ज्यादा रहते हो। फिन साहब फ्लर्ट करता है, तो कैसा रहेगा वीकेंड में हम साथ रहें, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और हम साथ में मूवी देखेंगे। तभी सुलांग को उसके भाई का कॉल आता है, जिसके बाद वो फिन साहब से कहता है इस वीकेंड में तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है। नेक्स्ट इन वीकेंड में जब काफी परेशान थका हारा सुलांग अपने प्लेस आता है, तो देखता है फिन साहब डिनर बना रहा है। वो बस फिन साहब को देखता रहता है और थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी फिन साहब गर्म बर्तन टच कर लेता है, तो सुलांग वरीड हो जाता है और उसे किस करते हुए कहता है तुम सच में खाना बना लेते हो। फिन साहब कहता है नहीं, तुम्हारे लिए सीख रहा हूँ। सुलांग टीज करता है तुम इतने सेक्सी लग रहे हो कि तुम्हें किचन में नहीं मेरे बेडरूम में होना चाहिए। फिन साहब तो मूड में आ जाता है, पर सुलांग बोलता है अभी नहीं, पहले खा लेते हैं। फिर डिनर के दौरान फिन साहब पूछता है क्या जो मैं चाहता हूँ तुम वो दे सकते हो। सुलांग बोलता है मैंने तुम्हें अपना सबसे प्रेशियस चीज दे दी है, मेरा दिल, और क्या चाहिए। और फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं, मगर फिन साहब यहाँ सोच रहा होता है कि मैं जो चाहता था वो तो हो गया, मैंने अपने प्यार के जाल में सुलांग को फंसा लिया, पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अगले दिन सुलांग को अपसेट देखकर फिन साहब पूछता है मुझे बता सकते हो तुम किस मैटर को लेकर वरीड हो। तब सुलांग बताता है कि मेरा एक भाई है, एक केस के लिए उसे पैसों की जरूरत है, तो मैं ये अपार्टमेंट सेल करने वाला हूँ। फिन साहब उसे अपना पैसा ऑफर करता है, लेकिन सुलांग मना करता है कि मैं हैंडल कर लूंगा। फिन साहब कहता है कितनी मुश्किल से हमने अपनी डैशिंग फोटो लगाई थी, सब हटानी पड़ेगी। और मनी मन सोचता है पता नहीं सुलांग के अराउंड इतने लोग रहते क्यों हैं, कब उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा। अगले दिन दोनों चाइना जाते हैं सुलांग के भाई के पास, पर सुलांग से मिलने से पहले फिन साहब उसके भाई से मिलता है। एक्चुअली सुलांग का भाई एक गैम्बलिंग केस में फंस गया था और इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। फिन साहब कहता है तुम्हें भी पता है सुलांग अपार्टमेंट बेचकर तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगा, पर मैं दे सकता हूँ और तुम्हारा केस भी क्लोज करवा सकता हूँ, एक कंडीशन पर, तुम्हें सुलांग से दूर रहना होगा। उसका भाई कहता है मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहता, ऐसे भी वो मेरा रियल ब्रदर नहीं है। बचपन में कबाड़ी का काम करता था तो मॉम ने तरस खाकर अडॉप्ट कर लिया। बाद में जब पता चला वो गे है, स्कूल में मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने लगे, उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से मुझे हरास किया जाने लगा। एक दिन फाइट के दौरान मॉम हमें छुड़ाने आई और सीढ़ियों से गिर गई और हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया, और ये सब कुछ सुलांग की वजह से हुआ है, इसलिए जिंदगी भर उसे इसका डेब्ट चुकाना होगा। फिन साहब ठंडे टोन में कहता है तुम्हारी मॉम की डेथ के जिम्मेदार सुलांग नहीं है, ये तुम भी जानते हो, तुम बस उसे गिल्ट फील कराना चाहते हो। खैर मैं तुम्हें डबल पैसे दे रहा हूँ, बस उससे दूर रहना। उसका भाई खुश हो जाता है। फिर फिन साहब जाते जाते जलती सिगरेट से उसे टॉर्चर करके जाता है, क्योंकि उसकी वजह से सुलांग इतने दिन परेशान रहा। अगले दिन सुलांग फिन साहब को ग्रेवयार्ड ले जाता है। फिन साहब को कोल्ड हुआ था तो सुलांग अपना स्कार्फ उसे पहना देता है, फिर उसे अपनी मॉम की टॉम के पास ले जाता है और कहता है मॉम आपने कहा था ना जिससे मैं प्यार करूं, लड़का हो या लड़की, उसे आपसे मिलवाऊं, यही है जिससे मैं प्यार करता हूं। यहाँ फिन साहब सुलांग के फीलिंग्स को फील कर पा रहा था कि वो सच में उससे प्यार करने लगा है। फिर सुलांग देखता है कि फिन साहब का हाथ ठंडे हो गए हैं, तो वो उन्हें गर्म करता है, और यहाँ हमें क्लियरली दिखता है कि फिन साहब के दिल में भी सुलांग के लिए जेन्युइन फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। इसके बाद वो सुलांग से पूछता है कि अपने एक्स को भी अपनी मॉम से मिलवाने लाए हो। सुलांग कहता है नहीं, फर्स्ट तुम हो। लुजान के साथ मेरी रिलेशनशिप में जरूर था, पर मुझे कभी वो डीप लव वाली फीलिंग्स नहीं हुई जो तुम्हारे साथ अब होती है।
नॉर्मली रिलेशनशिप में आने से पहले मैं प्रॉस कॉन्स देखता हूँ, पर तुम्हारे साथ मैंने हर वो बेवकूफ़ी वाली हरकत की है जो शायद मैं किसी के साथ ना करता। वहीं उसकी बातें आज फेन शाओ के दिल पे लग रही थी एंड वो बस सुनता ही जा रहा था। सुलांग फिर कहता है, मुझे पता है तुमने मेरे भाई की हेल्प की, मैंने मना किया था पर फिर भी तुमने की। वैसे थैंक्स, आज तक मैं दूसरों के लिए शील्ड बनता था, आज तुम मेरा शील्ड बने हो। और उसे किस करता है। फेन शाओ किस बैक करते हुए कहता है, मैंने कितना टाइम लगाकर अपनी डैशिंग फोटो तुम्हारे प्लेस में डेकोरेट की थी, ऐसा कैसे जाने दे सकता था। सुलांग स्माइल करता है। फेन शाओ अचानक पूछता है, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारा एक्स और मैं साथ में पानी में डूबने लगे तो तुम किसे बचाओगे। सुलांग थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, फिर वही स्टूपिड वाली बातें शुरू कर दी। कुछ दिन बाद आज फेन शाओ का बर्थडे था तो हुआ पार्टी रखता है, जहाँ फेन शाओ की नज़र तो बस सुलांग पर थी। वह उसे कहता है, अगर मुझे तुम्हारा गिरगिट कैरेक्टर पता नहीं होता तो मैं तो मान ही लेता कि तुम उसे प्यार करने लगे हो। बाय द वे, इतनी सारी लड़कियां हैं, कोई पसंद आ रही हो तो बताओ। फिर उसका शक्ल देखकर कहता है, ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया तुम्हारी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। कोई नहीं, सबका इंतजाम है। और कुछ बॉयज स्कॉट को बुलाता है एंड किसी एक बंदे को पिक करने कहता है। वहीं ये सब देखकर सुलांग जेलस होता है और फेन शाओ को टोंट मारते हुए कहता है, तो बर्थडे बॉय खुद को एंटरटेन करना जानता है। ऑलराइट, पहले तुम किसी बंदे को ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। फेन शाओ भी चिढ़ते हुए कहता है, और तुम उन्हें कैसे ट्राई करोगे। सुलांग कहता है, अच्छा तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। और एक बंदे को पास बुलाता है एंड उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो लड़का उसे सर्व करता है। बेचारा फेन शाओ अपने जेल से ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता। फाइनली वो कहता है, इतना ही सिखाना है तो क्यों ना दूसरे रूम चले। सुलांग उसे दूसरा रूम ले जाता है और पूछता है, क्या हुआ, जेलस फील कर रहे थे। और क्लोज होते हुए हैप्पी बर्थडे कहता है। फेन शाओ कहता है, मुझे खुश करो। तो सुलांग उसे सर्व करने लगता है। तब फेन शाओ उसे किस करता है। दोनों के बीच किसिंग सीन अच्छा खासा चल ही रहा था कि हुआ आवाज लगाता है, फेन शाओ तुम्हारी फियांसे आई है। फेन शाओ सुलांग से कहता है, मेरी कोई फियांसे नहीं है। सुलांग कामली कहता है, जाओ उसे मिल लो। तब फेन शाओ उसे भी साथ ले जाने लगता है। तब सुलांग उसे रोककर एक वॉच गिफ्ट करते हुए कहता है, आई होप हर मोमेंट तुम्हारे लिए हैप्पी हो। फेन शाओ कहता है, तुम साथ हो तो हर मोमेंट हैप्पी होगा। सुलांग कहता है, अच्छा ठीक है, चलो अब तुम्हारे फियांसे के पास। फेन शाओ उसे पुल करते हुए कहता है, मैंने कहा ना मेरी फियांसे नहीं है। सुलांग किस करते हुए कहता है, ओके ओके अब चलो। फिर वे उनके पास जाते हैं जहाँ फेन शाओ के दोनों भाई, एक अंकल जिनके साथ वो बैंकॉक में रहा है और उसकी बेटी आई हुई थी जिसका नाम तिंग था। वो फेन शाओ को बर्थडे गिफ्ट देती है मगर वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। फिर सुलांग को अपने भाइयों से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उसका बड़ा भाई उसे डांटते हुए कहता है, तिंग तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें उसके साथ इतना कोल्ड ट्रीट नहीं करना चाहिए। फेन शाओ कहता है, वो मेरी सिस्टर जैसी है और हमारा एंगेजमेंट हुआ ही कब है जो वो मेरी फियांसे बन गई। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच बहस हो जाती है। किसी तरह सेकंड ब्रदर उन्हें शांत रहने कहता है और बर्थडे सेलिब्रेट करने कहता है। फेन शाओ ज्यादा ड्रंक ना हो जाए इसलिए सुलांग उसकी जगह ड्रिंक कर लेता है। बाद में फेन शाओ उससे पूछता है, हम एक दूसरे के लिए क्या है जो तुम मेरे लिए ड्रिंक कर लिए। सुलांग कहता है, तुम्हारा फेस देखकर मुझे लगा तुम और ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर पाओगे। बस अभी तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कम्प्लीटली नफरत करता है और सेकंड ब्रदर भी तुम्हारा बुरा ही सोचता है। फेन शाओ किस करते हुए कहता है, नजर तेज है तुम्हारी। अगले दिन सुलांग फेन शाओ के प्लेस में था और उसके लिए खाना बना रहा था। फेन शाओ उसे कॉल करता है तो सुलांग पूछता है, घर कब आओगे, मैं अभी तुम्हारे प्लेस में हूँ। फेन शाओ तो जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। इधर सुलांग को कुछ वर्क के लिए लैपटॉप की जरूरत थी तो वो फेन शाओ को कॉल करता है मगर उसका मोबाइल साइलेंट में था तो वो उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। बस फिर क्या था, वो अपना कार वाला न्यूड वीडियो देख लेता है। उधर मैसेज पाने के बाद फेन शाओ घबराते हुए पहुंचता है। फेन शाओ सोचता है अगर फिर झूठ बोला तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी, सच बोला तो साइड हैंडल हो जाए। और बताता है, एक्सीडेंटली कुछ दिन पहले मुझे वो वीडियो दिख गया था, तुम चाहो तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। सुलांग कहता है, मैंने प्लेबैक लॉग चेक किया, वीडियो रिकॉर्ड होने के कुछ घंटे बाद ही देखा गया था और ऑलमोस्ट हर दिन उसके प्ले होने की हिस्ट्री है। पर क्यों, क्या तुम मुझे तब से लाइक करते थे? उस वक्त तो हमें मिले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और तुम तो पहले स्ट्रेट थे। फेन शाओ कहता है, पता नहीं, मैंने बहुत बार वो वीडियो डिलीट करना चाहा था पर नहीं कर पाया। पता नहीं उस वीडियो को देखते देखते मुझे तुम्हारी डिजायर होने लगी या फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रेट से गे बन गया। सुलांग उसे पुश करते हुए कहता है, उल्टा मुझ पर तुम ब्लेम मत करो। फिर पूछता है, क्या गारंटी है तुमने सिर्फ मेरी ही वीडियो देखी, किसी और की वीडियो नहीं देखे हो? फेन शाओ कहता है, यकीन करो मैंने सिर्फ तुम्हारी एडल्ट वीडियो देखी है और उसे किस करता है। सुलांग कहता है, मुझे भी तुम्हारी एडल्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है।
फेंसाओ रेडी हो जाता है, लेकिन फिर सुलांग ये नहीं कर पाता है। तब फेंसाओ उसे किस करता है। अगले दिन सुलांग सू से मिलता है, जहाँ बातों बातों में सू के मुंह से निकल जाता है, यार उस दिन तुम उस हॉस्टेस को बचाने के लिए कितने नौटंकी कर रहे थे। सुलांग पूछता है कौन सी हॉस्टेस। तब सू बात चेंज कर देता है। इसके बाद सुलांग वही बार जाता है और मैनेजर से कहकर सारी बार गर्ल्स को बुलाता है। उनमें से वो लड़की भी होती है जिसे उस दिन सुलांग ने सू से बचाया था। लड़की का नाम बाइतिंग था। सुलांग पूछता है उस दिन किसके कहने पर तुम एक्टिंग कर रही थी। बाइतिंग कहती है आज तक मैं सिर्फ कमीनों से मिली हूँ, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने इतना डिसेंट देखा, लेकिन इतना शरीफ मत बनो कि कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना दे। वैसे तो हमारा रूल है क्लाइंट का सीक्रेट रिवील ना करना, पर तुम अच्छे हो इसलिए बता रही हूँ। वो सब के सब कमीने हैं। मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है फेंसाओ भी उनके साथ मिला हुआ था। अगले दिन सुलांग एक पार्टी रखता है और फेंसाओ के सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। यहाँ वो वही ड्रिंक वाला सीन रिक्रिएट करता है। सब समझ जाते हैं कि सुलांग को उस दिन वाला बात पता चल चुका है कि उसे बेवकूफ बनाकर ड्रिंक कराया जा रहा था। सू अपनी गलती एक्सेप्ट करके माफी मांग लेता है, जिस पर सुलांग कहता है उस दिन लड़की फेक थी पर ड्रिंक में ड्रग असली था। क्या इस कमीनेपन में अकेला सू ही था? फिर फेंसाओ से कहता है मुझे नहीं पता तुम इनोसेंट हो या नहीं, पर फिलहाल कुछ दिन हम कांटेक्ट ना करें तो ही अच्छा रहेगा। और काफी टाइम तक वो गायब रहता है। फेंसाओ उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोई अता पता नहीं मिलता। वो सुलांग के अपार्टमेंट भी जाता है, लेकिन उसने डोर पासवर्ड चेंज कर दिया था। बेचारा सैड होके खूब ड्रिंक करने लगता है। वह कहता है उसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो वो ठीक है, पर खुद को क्यों हर्ट कर रहे हो। फेंसाओ कहता है वो मुझे कैसे डंप कर सकता है, मुझे उसे डंप करना चाहिए। वह कहता है तो अब प्लान क्या है। फेंसाओ कहता है मैं उसे दोबारा अप्रोच करूंगा, जब वो मुझे फिर से प्यार करने लगेगा तो मैं उसे डंप कर दूंगा। अगले दिन सुलांग जैसे ही अपने प्लेस वापस आता है, फेंसाओ उसे कहने लगता है कि मैं उनके साथ मिला हुआ नहीं था, अगर होता तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप क्यों करता। इस पर सुलांग कहता है पर मेरा एडल्ट सीन रिकॉर्ड करना और उसे बार बार रिप्ले करना, क्या ये इसलिए नहीं था ताकि तुम ये देखकर एंजॉय कर सको कि मैं कितना पैथेटिक लग रहा हूँ। इसलिए मुझे कुछ दिन अकेला छोड़ दो, मेरे इमोशन सेटल हो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। पर फेंसाओ जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसे किस करने लगता है। बेड पर पुश करते हुए कहता है जब तुम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कब छोड़ना है कब नहीं, तो मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कब चाहिए कब नहीं। सुलांग पूछता है क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो प्लीज हमेशा झूठ बोलते रहना, मुझे सच का पता चलने मत देना, यही सबसे बड़ी काइंडनेस है जो मैं तुम पर कर सकता हूँ। फेंसाओ कहता है मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा, ट्रस्ट मी, प्लीज मुझे डंप मत करो। सुलांग कहता है ठीक है, और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। फेंसाओ सोचता है सुलांग मैंने आज तक हर चीज में तुमसे झूठ बोला है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये झूठ नहीं है। नेक्स्ट डे वे साथ में ऑफिस जाते हैं, जहाँ फेंसाओ कहता है इतने दिन तक तुम मुझसे गुस्सा थे, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और उसे किस मांगता है। किस करने के लिए सुलांग किस नहीं करता, तो फेंसाओ ऐसे कैसे बिना किस के उसे छोड़ सकता था। तो बीच मीटिंग में उसे उठाकर ले जाता है और ऑफिस जाकर सीधा किस कर लेता है। फिर कहता है इतने दिनों की भरपाई तो तुम्हें करनी होगी, दोपहर में रेडी रहना, मैं फिर कोटा पूरा करने आऊंगा। सुलांग कहता है दोपहर में नहीं, रात में, घर में जितना चाहो उतना मिलेगा, ठीक है। फेंसाओ मान जाता है। अगले दिन फेंसाओ सुलांग को एक मेमोरियल ले जाता है, जहां उसने सुलांग की मॉम की मेमोरी सेटअप कर रखी होती है, ताकि जब भी उसे अपनी मॉम की याद आए वो यहाँ आकर रिलैक्स फील कर सकता था। सुलांग अपनी मॉम से कहता है फेंसाओ से मिलकर मुझे पता चला ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। दूसरी तरफ लुजान कंपनी के स्पोक पर्सन से कहता है मैं फीमेल के साथ नहीं सो सकता क्योंकि मैं गे हूँ। एक्चुअली कंपनी के प्रेसिडेंट को यंग लड़कों के साथ फिजिकल होना पसंद था, और कंपनी के कुछ लड़के अपनी मर्जी से उसे सर्व करते थे ताकि करियर में उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ वो बंदा लुजान से कहता है आज के गैदरिंग में तुम आए ही क्यों जब तुमसे कुछ करा नहीं जाएगा। लुजान कहता है मैं थोड़ा बहुत किसिंग और टच कर सकता हूँ पर सो नहीं सकता। बंदा गुस्साते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस स्किल से तुम बिग अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाएगी? क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि फेंसाओ आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? वो जा चुका है, और क्योंकि खुद तुमने क्लाइंट को हाँ कहा है इसलिए तुम्हें उसके साथ सोना ही पड़ेगा। लुजान सोचता है फेंसाओ सच में कमीना है, पर गलती मेरी भी तो है, मुझे सुलांग से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। यही सब सोचते सोचते वो सुलांग के अपार्टमेंट पहुंच जाता है, जहाँ फेंसाओ और सुलांग के बीच सीन चल ही रहा होता है। डोर नॉक की आवाज सुनकर फेंसाओ इरिटेट होकर दरवाजा खोलने जाता है, और यहाँ उसे देखकर लुजान हैरान रहता है। पूछता है तुम यहाँ कैसे? सुलांग दोनों से पूछता है तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? फेंसाओ कहता है ये एक बार मेरा लाइव मॉडल रह चुका है। लुजान कहता है यानी लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था उस वक्त ये तुम्हारे साथ था, तुम्हें पता भी है ये कौन है? एक नंबर का कमीना, मुझे प्यार का भरोसा दिलाकर तुमसे ब्रेकअप करवाया। फेंसाओ कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
लुजान सुलांग से कहता है, मानता हूँ मैं गलत था, पर यह सच में कमीना है। इसका मोटिव क्या है पता नहीं, पर इसने हम दोनों को टारगेट किया है। इसी बीच लुजान का बीपी बढ़ने लगता है। उसे बीपी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए सुलांग उसे रिलैक्स रहने को कहता है। फिर अपने रूम जाकर वो खूब रोता है कि कैसे जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था उन्हीं लोगों ने उसे चीट किया। कुछ देर बाद वो बाहर निकलकर फिर दोनों से सवाल जवाब करता है। पहले लुजान से पूछता है कि मॉडल का ऑफर तुम्हें किसने दिया था। वो कहता है, मेरे मैनेजर ने। सुलांग फेंसाओ से पूछता है, क्या तुमने लुजान को गिफ्ट्स दिए थे। फेंसाओ कहता है, हाँ, जो कि मैं अपने सभी मॉडल्स को देता हूँ। सुलांग दोबारा क्वेश्चन करता है कि उस दिन लुजान जब यहाँ आया था तुमने इसकी आवाज सुनी थी, क्या तुम इसे नहीं पहचान पाए थे। फेंसाओ कहता है, नहीं। फिर सुलांग लुजान से पूछता है, तुम्हें जो कॉल आया था वो किसका था। लुजान कहता है, इसी ने कॉल किया था। फेंसाओ मानने से इनकार करता है कि मैंने कॉल नहीं किया था, शायद गलती से लग गया था। तब सुलांग दोनों से पूछता है, लास्ट टाइम तुम दोनों कब मिले थे। लुजान कहता है, 3 महीने पहले। तब सुलांग को एयरपोर्ट वाला कॉल याद आता है जो मिस्टर लू के नाम से आया था। वो कहता है, मिस्टर लू मतलब लुजान, यानी एयरपोर्ट पर तुमने मीटिंग लुजान के साथ फिक्स की थी, है ना। फेंसाओ मानने से इनकार करता है। तब सुलांग लुजान को फेंसाओ के नंबर पर कॉल करने कहता है, पर फेंसाओ ने कॉन्टेक्ट नेम चेंज कर दिया था। तो अब कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था जिससे फेंसाओ को गलत साबित किया जा सके। और अब फेंसाओ उल्टा सुलांग को गिल्टी फील कराने लगता है। तुम मुझ पर कैसे डाउट कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम बार बार मुझ पर शक करते हो। मैं थक गया हूँ। और ब्रेकअप बोलकर जाने लगता है। सोचता है, मैं जीत गया, अब ये मुझे रोकेगा, मुझसे माफी मांगेगा और इसका फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। लेकिन फिर ये भी सोचता है कि सुलांग रोक लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। सुलांग पीछे से कहता है, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। फिर कहता है, हुआ का मैसेज देखो। एक्चुअली जब वो रूम गया था तब फेंसाओ के मोबाइल पर हुआ का मैसेज आता है जिसमें वो पूछ रहा था कि सुलांग को कब डंप करने वाले हो, जब करोगे तो मेरे सामने करना, मजा आएगा। सुलांग फेंसाओ से कहता है, मतलब आज तक जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारा प्री प्लान था। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, लेकिन क्यों, मैंने तो तुम्हें कभी हर्ट नहीं किया है, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों। फेंसाओ कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। सुलांग कहता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ ना जो इतने दिन तक ये सोचता रहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फेंसाओ कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सुलांग नॉन स्टॉप रोते हुए कहता है, और कितना झूठ बोलोगे, अब भी मेरे साथ गेम खेलना बाकी है। मैंने आज तक इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं किया है जितना तुम पे किया था। प्लीज मेहरबानी करके मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। और उसे घर से निकाल कर खूब रोने लगता है। अगले दिन सुलांग लुजान के साथ उस लेडी बॉस के पास जाता है जिसे सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी ने लुजान को चूज किया था। सुलांग लुजान की तरफ से उसे माफी मांगता है। लेडी बॉस सुलांग से पूछती है, तुम इसके कौन हो। वो बताता है, एक्स बॉयफ्रेंड। लेडी बॉस लुजान से कहती है, मतलब तुम गे हो। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती, कंपनी के मेंबर्स को खुद अपनी मर्जी से आने की परमिशन होती है। सुलांग कहता है, मुझे पता है, पर लुजान बस थोड़ी प्रमोशन चाहता था, इसलिए उसने हाँ कहा। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो फीमेल के साथ नहीं सो सकता तो उसने कंपनी के हायर अथॉरिटीज से बात भी की, पर वो लोग को सुनने को रेडी नहीं थे। लेडी बॉस मुंह में सिगरेट रखती है तो तुरंत सुलांग सिगरेट जला देता है। वो लुजान से कहती है, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड होने के बाद भी तुमने ब्रेकअप क्यों किया। शायद ही कोई अपने एक्स के लिए इतना करे। वहीं लुजान को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने क्या खो दिया। लेडी बॉस उसे कहती है, चलो, इस डिसेंट बंदे के वजह से मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। सीन चेंज होता है जहाँ फेंसाओ का सेकंड ब्रदर फानियो सुलांग से मिलता है और कहता है, सुना है तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, उसने तुम्हारे साथ जो किया उसका रिवेंज नहीं लोगे। मेरी मानो मेरे साथ कोऑपरेट करो, मिलकर उसे बर्बाद करेंगे। फिर वो सुलांग को ढेर सारा पैसों का ऑफर देता है और बदले में उसे फेंसाओ का डेटा चुराने कहता है, लेकिन सुलांग को इंटरेस्ट नहीं दिखाता और जाने लगता है। तब फानियो एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है फेंसाओ और हुआ की। रिकॉर्डिंग में हुआ पूछता है, सुलांग को कब डंप करोगे। फेंसाओ कहता है, जब बोर होने लगूं तब, अभी तो उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। ये सुनकर सुलांग बहुत ज्यादा हर्ट होता है। फानियो कहता है, क्यों ना तुम भी उसके साथ वही गेम खेलो जो वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। मुझे पता है वो अभी भी तुम में इंटरेस्टेड है। अगर तुम उसे माफ करने का प्रिटेंड करो, उसका ट्रस्ट जीतो और मौका मिलते ही ये डिवाइस उसके लैपटॉप में डाल दो तो मेरा और तुम्हारा दोनों का मिशन कंप्लीट। सुलांग गुस्से में वहां से चला जाता है। बहुत ज्यादा हर्ट होता है पर किसी तरह खुद को रिलैक्स करता है। फिर वो बाइतिंग से एक फेवर मांगता है। उसके कहने पर बाइतिंग यू को ड्रिंक करवाती है। बाद में सुलांग यू के पास जाकर कहता है, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी ना, क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ करूं। डर के मारे यू सच बोल देता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, फेंसाओ ने किया था। ये सुनकर सुलांग अब और ज्यादा हर्ट होता है। इसके बाद हम दोनों को बस दो तरफ ड्रिंक करते हुए ही देखते हैं। अगले दिन सुलांग फेंसाओ के पास जाता है। ग्लव्स पहनते हुए कहता है, याद है जिस दिन मेरे साथ मोलेस्ट हुआ था, तुमने ये ग्लव्स देते हुए कहा था जिस दिन कमीना पकड़ा जाएगा ये ग्लव्स पहनकर उसे मारा जाएगा, और उसे पीटने लगता है।
फेंसाओ सोचता है, लगता है अब इस गेम में कोई विनर नहीं होगा, सब लूजर होंगे, जो सबसे ज्यादा हर्ट होगा वो आखिरी लूजर होगा। सुलांग उसे कहता है, तुमने जो लुजान को पेंटिंग दी थी उसमें मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था ना। असल में उस पेंटिंग पर फेंसाओ ने लिखा था, जो पाप नहीं करते उन्हें नीचे गिरा दो। सुलांग कहता है, तुम खुद नरक में हो और मुझे भी ले जाना चाहते हो। तभी पीछे से हुआ उस पर अटैक करने वाला था कि फेंसाओ उसे बचा लेता है और हुआ को जाने कहता है, पर सुलांग का गुस्सा इतना था कि वो उसे मार डालना चाह रहा था, मगर गुस्सा कंट्रोल करके पूछता है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फेंसाओ सिंपली सॉरी कहता है। तब वो उसे एक डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, मेरे भाई को तुमने जो पैसे दिए थे वो रिटर्न कर रहा हूँ, और चला जाता है। फेंसाओ सोचता है, मुझे पता है मैं नरक में जाऊंगा, पर अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो। यार हद साइको है ये बंदा। अगले दिन वो एक डार्क रूम में जाकर मैच स्टिक जलाता है और अपनी मॉम को याद करता है, फिर सुलांग को इमेजिन करता है कैसे वो उसकी लाइफ में आया और अब चला गया। वो सोचता है, सुलांग मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तभी उसे मिस्टर हुआंग का कॉल आता है। मिस्टर हुआंग वही प्रोफेसर जो सुलांग के टीचर थे। नेक्स्ट दिन मिस्टर वांग सुलांग को कॉल करते हैं और मिलने बुलाते हैं। सुलांग उनसे मिलने जाता है, जहां वे बताते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट तुम हैंडल करो। सुलांग को अच्छी खासी सैलरी, कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा सिटी मिल रहा होता है। फेंसाओ से दूर रहने के लिए वो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट डे जब वो बोर्ड मीटिंग में अटेंड होता है तो इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर भी मीटिंग में अटेंड होते हैं और इनमें से फेंसाओ भी होता है। यार फेंसाओ ये जालिम इंसान तो छोड़ेगा नहीं। बेचारा सुलांग उसे यहाँ देखकर किसी तरह खुद को संभालता है और अपनी इमोशंस को साइड में रखकर मीटिंग कंटिन्यू करता है। बाद में वो फेंसाओ से कहता है, क्या लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पीटा था उसका रिवेंज लेने आए हो। फेंसाओ कहता है, नहीं मैं रिवेंज लेने नहीं आया हूँ। सुलांग कहता है, तो क्या मेरी लाइफ कंट्रोल करने आए हो। मुझे पता है मेरे पहले वाली कंपनी में तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने मिस्टर वांग को अप्रोच किया। तुम्हारे कहने पर उन्होंने मुझे ट्रिकली अपनी रिसर्च टीम में शामिल किया और अब यहाँ इन्वेस्ट करके तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। पहले मुझे उस कंपनी से रिजाइन करवाया, अब यहाँ से रिजाइन करने पर मजबूर कर रहे हो। फेंसाओ कहता है, मैं मजबूर नहीं कर रहा, और वैसे भी तुम्हारा इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करना ड्रीम था ना। सुलांग कहता है, ड्रीम था, पर जहाँ तुम होगे वहाँ मैं काम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हें देखना ही नहीं बल्कि सोचना भी नहीं चाहता। तब फेंसाओ कहता है, अगर तुम यहाँ से रिजाइन करोगे तो इस इंस्टीट्यूट में मेरा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, और अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की तो मिस्टर वांग की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डील होने से पहले हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। अगर रिसर्च टीम 20 दिन के अंदर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पाई तो कंपनी को पेनाल्टी फी देनी होगी, और पेनाल्टी फी इतनी ज्यादा है कि शायद कंपनी बेचकर भी कवर न हो पाए। सुलांग शॉर्ट होकर पूछता है, पर मिस्टर वांग इतना रिस्की कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर सकते हैं। फेंसाओ कहता है, क्योंकि पैसा और नाम सभी को चाहिए होता है। मैंने मिस्टर वांग को मैनिपुलेट किया कि भले ही पेपर में चाहे 20 दिन का टाइमिंग दिया गया हो, पर प्रैक्टिकली मैं 6 महीने का टाइम दे सकता हूँ। तो अगर तुम यहाँ से रिजाइन किए फिर तुम्हें 6 महीने का टाइम देने से रहा। सुलांग कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे कंपनी की परवाह है। फेंसाओ कहता है, ऑब्वियसली अगर परवाह नहीं होती तो मीटिंग के टाइम ही तुम चले जाते। तुम सबकी परवाह करते हो, बस मेरी नहीं। सुलांग बोलता है, पहले तो तुम छुप कर मैनिपुलेट करते थे, अब ओपनली कर रहे हो। फेंसाओ सोचता है, जो सोचना है सोचो, और चला जाता है। सुलांग सोचता है, फेंसाओ आखिर चाहता क्या है। सुलांग अपने प्लेस पहुंचता है और आज इत्तेफाक से उसकी नजर एक स्टॉप पर जाती है जहां सर्विलेंस कैमरा लगा हुआ था। वो समझ जाता है कि पूरे अपार्टमेंट में हिडन सर्विलेंस कैमराज फेंसाओ ने ही अरेंज करवाए होंगे। कंफर्म करने के लिए वो एक मेल स्कॉट बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तुरंत फेंसाओ बेडरूम में टपक पड़ता है। तब सुलांग कहता है, क्या हुआ, मोबाइल पर क्लियर सीन नहीं दिख रहा था इसलिए लाइव देखने आ गए। वैसे कितने सर्विलेंस कैमरा तुमने इंस्टॉल किए अपार्टमेंट में। फेंसाओ गुस्से में उस लड़के को जाने कहता है। फिर सुलांग से बोलता है, मैं तुम्हें प्योर समझता था, पर तुम भी मेल स्कॉट हायर करने लगे, लेकिन क्या वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता है। इस तरह का इंसल्ट सुनकर अब सुलांग की हर काइंडनेस उसके लिए और ज्यादा बिटरनेस बन रही थी। सुलांग कहता है, बस भी करो, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम पर कभी काइंडनेस दिखाई, तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। फिर कहता है, मैं रिसर्च टीम से रिजाइन देने वाला हूँ, जो करना है करो, मुझे और किसी की परवाह नहीं। फेंसाओ कहता है, ठीक है, पर शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा भाई करेंटली मेरी कंपनी में वर्क कर रहा है। ये जानकर सुलांग के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन सुलांग का भाई उसे मिलता है और कहता है, तुम्हारे और फेंसाओ के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो खत्म करो, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन उससे खराब रहा तो मेरी जॉब चली जाएगी। सुलांग उसे समझाता है कि फेंसाओ सही बंदा नहीं है, वो तुम्हें यूज कर रहा है, उसके ट्रैप में मत फंसो। पर उसका भाई उस पर प्रेशर डालता है, फिर उसे मॉम के डेथ का गिल्ट फील करवाता है। मगर अब हमारा सुलांग मैच्योर हो चुका था,
इसलिए उसकी बात मानने से मना कर देता है। तब उसका भाई एक पुल पर जाकर उसे धमकी देता है कि मेरे लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट है, अगर तुम्हारी वजह से जॉब गया तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगा, इसलिए अगर तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहते हो तो उसके पास वापस चले जाओ। सुलांग उसके क्लोज होते हुए कहता है, फेंसा मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरे हर वीकनेस को एज ए टूल यूज कर रहा है। इस वक्त मेरी वीकनेस तुम हो, प्लीज उसके ट्रैप में मत फंसो। तभी उसके भाई का पैर फिसलता है और वो गिरते गिरते बचता है। वो काफी डर जाता है, जो देख सुलांग समझ जाता है कि इसमें सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए वो उसे कहता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो, पर इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उधर दूर से फेंसा और हुआ ये तमाशा देख रहे थे। वह कहता है, सुलांग वाकई अच्छा इंसान है, वो सच में एक बेटर इंसान डिजर्व करता है। इधर सुलांग का भाई सुलांग से कहता है, तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो, बस सोने की ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है कौन बॉटम है कौन टॉप। यह सुनकर भाई फेंसाव को भी गुस्सा आ जाता है। वह उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम अभी वहां जाओगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। फेंसाव कहता है, ये कमीना बहुत ज्यादा बोल रहा है, लास्ट टाइम सिगरेट से इसका हाथ नहीं जुबान जलाना चाहिए था। वह उधर सुलांग जाने लगता है और इसी बीच उसका भाई गिरने वाला था कि वो बचाने के लिए वापस भागता है, मगर फेंसाव उसे पकड़ लेता है। वह रेस्क्यू टीम उसके भाई को भी बचा लेती है। सुलांग के जान में जान आती है। फेंसाव एक्सप्लेन करता है कि मैंने तुम्हारे भाई को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया है। सुलांग उसे अपनी नजरों से दूर हो जाने कहता है, मगर फेंसाव उसे एक चांस और मांगता है। तब सुलांग ही जाने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। पीछे से फेंसाव पूछता है, कॉल रिसीव नहीं करोगे। सुलांग समझ जाता है ये कॉल भी फेंसाव का नेक्स्ट प्लान ही है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपना करियर खोया, अपनी फैमिली खोई, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है जिससे तुम मुझे धमका सकते हो। ये सुनकर फेंसाव भी काफी हर्ट होता है और कहता है, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगा। सुलांग कहता है, फोर्स करने के लिए बचा ही क्या है, तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म। फेंसाव कहता है, इतना इजीली सब कुछ कैसे खत्म होने दे सकता हूँ, और उसे कॉल पिक करने कहता है। कॉल पे बाइटिंग थी, जो सुलांग से हेल्प मांगती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। सुलांग फेंसाव से कहता है, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है कि तुम उस लड़की को भी नहीं छोड़ रहे हो। फेंसाव कहता है, मुझे तुम साइको बोल सकते हो। सुलांग रोते हुए कहता है, फेंसाव तुम जीत गए, अब मैं थक चुका हूँ, तुमसे भागने की हिम्मत मुझ में और नहीं है। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी कदमों में रहूं, मैं तैयार हूँ, बस बाइटिंग को छोड़ दो। इसके बाद सुलांग फेंसाव के घर शिफ्ट होता है और उसे शुगर बेबी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहता है। शुगर बेबी मतलब समझ रहे हो ना, लेमिन लैंग्वेज में रखेल, ठीक है। तो फेंसाव कहता है, मैं ये नहीं चाहता। सुलांग कहता है, तो क्या फ्री में तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। फेंसाव काफी हर्ट होता है और कहता है, प्लीज खुद को इंसल्ट मत करो, अगर शुगर बेबी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना ही है तो मैं तुम्हारा शुगर बेबी बनूंगा। सुलांग कहता है, नहीं, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। फेंसाव कहता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए खाना बनाना। सुलांग गुस्सा से कहता है, ठीक है, अगर मैं शुगर डैडी बना तो मैं टॉप रहूंगा। फेंसाव मान जाता है और भाई इस टाइम हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बंदा सच में सुलांग से प्यार करने लगा, वरना कोई टॉप से बॉटम तो बनना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। अब सुलांग की बारी थी। वो फेंसाव को अपने सामने घुटने टेकने कहता है और एक मास्क को फेंकते हुए कहता है, उसे उठाओ और पहनो, मुझे तुम्हारे चेहरे से घिन हो रही है। फेंसाव पहन लेता है और उसे किस करता है। सुलांग उसे पुश करता है तब फेंसाव पूछता है, क्या हुआ, मैं सही से सर्व नहीं कर रहा तुम्हें। सुलांग उसे बेड पर जाने कहता है। फेंसाव सोचता है, सुलांग मेरे पास लौट आया है पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। फिर रूम जाकर सुलांग उसे अनड्रेस होने कहता है, पर अब उसकी आंखों में वो एडमायरेशन नहीं होती जो पहले कभी हुआ करती थी, इसलिए सुलांग उसे किस नहीं कर पाता है। तब फेंसाव उसे बेड पे पुश करता है और खुद किस करने लगता है। ये भी कहता है, मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ, पर सुलांग की आंखों में आंसू थे। फेंसाव उसे सॉरी कहता है और सोचता है, ऐसा तो हम नहीं थे, ये हम नहीं हो सकते। इसके बाद दोनों के बीच सिर्फ सेक्स रह जाता है, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं। दोनों अलग अलग तरफ से बस हट हुए जा रहे थे। एक ही घर में रहते हुए भी उनके बीच मीलों की दूरियां थी। इसके बाद हम देखते हैं सुलांग को एक न्यू जॉब मिल चुकी थी, तो वो उसी कंपनी के बिजनेस पार्टी में होता है। यहाँ उसके न्यू बॉस छिन की एंट्री होती है, जो खुद भी एक गे होता है। पार्टी ओवर होने के बाद सब चले जाते हैं। तब वहाँ फेंसाव आता है और सुलांग को साथ घर चलने कहता है। तभी छिन की कार वापस उनके पास आती है तो फेंसाव सुलांग का हाथ पकड़ लेता है। छिन उनके क्लोजअप हैंड से नोटिस करता है और सुलांग को एक्स्ट्रा बिजनेस वर्क देने लगता है। फेंसाव बोलता है, ये बिजनेस आवर्स नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसान का प्राइवेट टाइम भी होता है। छिन सड़ा हुआ चेहरा बनाकर चला जाता है। फेंसाव धीरे से बोलता है, कमीना इंसान। और फिर सुलांग से कहता है, प्लीज तुम मेरे साथ काम करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी कंपनी दे दूं। और उसे किस करता है। सुलांग बस कोल्ड सा रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट डे छिन सुलांग से कहता है, लास्ट नाइट जो बंदा तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं लग रहा था।
मैंने उसका बैकग्राउंड पता किया तो पता चला उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं जानता हूँ तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो। उसने कल मेरी इंसल्ट की तो बदला लेना तो बनता है। वैसे अगर मैं तुम्हें अपना बना लूं तो मैं उसे जीत सकता हूँ। सुलांग कहता है, पहला तो मैं ये चाइल्डिश गेम खेलना नहीं चाहता, दूसरा ऑलरेडी मैं एक पागल को झेल रहा हूँ, दूसरे को झेलने की हिम्मत नहीं है, एंड तीसरा उसे बदला लेना है तो डायरेक्टली लो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। अगले दिन आज वीकेंड था। फेन साओ उसे क्लोज होने की कोशिश करता है मगर सुलांग मना करता है। इसके बावजूद फेन साओ उसे किस करने लगता है। तभी फेन साओ को कॉल आता है। पता चलता है कंपनी का कुछ डेटा हैक हो गया है। वो पुलिस में तुरंत रिपोर्ट फाइल करता है जहां उसका सेकंड ब्रदर फान यू टपक जाता है और उसका माइंड वॉश करता है कि पक्का ये काम सुलांग का ही हो सकता है क्योंकि वो तुमसे रिवेंज लेना चाहता है। लेकिन फेन साओ माइंड नहीं करता। इसके बाद पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात छिन से हो जाती है। छिन उसके इंसल्ट करना चाह रहा था मगर फेन साओ उसे ये दिखा देता है कि वो उससे बड़ा कमीना है। अगले दिन फेन साओ सुलांग को पिक करने जाता है तो कुछ एम्प्लॉयज की बातों से उसे पता चलता है कि छिन सुलांग को कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीट करता है। ये सुनकर फेन साओ जेलस होता है। कुछ देर बाद सुलांग निकलता है और कहता है, प्लीज मुझे फॉलो करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। फिर हम उसे अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ देखते हैं जहाँ सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फेन साओ सबसे कहता है, मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूँ, अगर तुम में से कोई अपनी कंपनी में ग्राउंड लेवल पे भी काम दे सकता है तो मैं रेडी हूँ। तभी उनका एक फ्रेंड अपने एक बड़े इन्वेस्टर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है और ये कोई और नहीं बल्कि फेन साओ था। यार ये बंदा सुलांग को शांति से सांस भी नहीं लेने दे रहा है। यहाँ सुलांग का एक फ्रेंड उसे अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है तो वो कहता है ठीक है बाद में बात करेंगे। मगर फेन साओ कहता है सुलांग कहीं नहीं जाएगा। बाद में फेन साओ सुलांग से कहता है, अगर तुम जॉब चेंज करना चाहते हो तो मेरे कंपनी आ जाओ। सुलांग कहता है, मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दो, और जाने लगता है। तभी वहाँ वही लेडी सुलांग के पास आकर उससे क्लोज होकर कहती है, तो पीछे जो बंदा है इसी की वजह से लुजान ने तुमसे ब्रेकअप किया था। लगता है इस बंदे ने तुम्हें बहुत बुली किया है, थोड़ा उसे भी टॉर्चर करना तो बनता है। और उससे और क्लोज होने लगती है। उधर फेन साओ जल्दी से उनके पास आता है पर सुलांग उस लेडी के साथ चला जाता है और फेन साओ बस गुस्सा से उन्हें देखता रह जाता है। कुछ दिन बाद सुलांग का वो फ्रेंड उसे मिलता है और उसे अपनी कंपनी में ज्वाइन होने कहता है। सुलांग कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ फेन साओ तुम्हें भी टारगेट करे। तभी वहाँ फेन साओ आकर सुलांग से कहता है, तुम 4 दिनों से घर नहीं आए हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो बंदा कहता है, अब से सुलांग तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, मेरे साथ रहेगा। फेन साओ कहता है, नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और भाई बेचारा सुलांग अपने आप को नरक में फील कर रहा होता है। वो फेन साओ से कहता है, या तो तुम मुझे मार डालो या फिर कहीं मैं ही तुम्हें मार ना डालूं। सीन चेंज होता है जहां हम उनके इंटीमेसी का सीन देखते हैं। यहाँ सुलांग कहता है, अब पता चला इंसान सुसाइड क्यों करता है, वो हर दिन इतना मर जाता है कि जीने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये सब बातें सुनकर फेन साओ पैनिक होते हुए कहता है, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जीना होगा। सुलांग कहता है, अब मुझे जीना मुश्किल लग रहा है। फेन साओ रोते हुए एक डार्क रूम जाकर खुद को मारने लगता है। सुलांग जाकर कहता है, ये कोई न्यू स्टंट है क्या, मुझे एक बार फिर हर्ट करने के लिए, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जाने लगता है। फेन साओ उसका पैर पकड़ते हुए कहता है, सब मेरी गलती है, मैं ऐसा इंसान हूँ जो लोगों को अच्छा बिहेव करते नहीं देख सकता। मेरा मानना था लोग इविल पैदा होते हैं, जब बात अपने इंटरेस्ट की हो उनमें काइंडनेस नहीं बचती। पहले मुझे लगा था तुम एक फेक परफेक्ट इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया ताकि तुम्हारा असली बिहेवियर सामने आ सके, पर रियलाइज हुआ तुम सच में अच्छे हो। मैं तो बस तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी फियर देखना चाहता था, पर ये गेम खेलते खेलते मुझे सच में तुमसे प्यार होने लगा। फिर कहता है, मैं मानता हूँ मैं गलत था, मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया, बार बार किया, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। फिर बेशरम की तरह उसे एक और चांस मांगता है। सुलांग कहता है, तो तुमने मुझे इसलिए हर्ट किया क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरी जिंदगी खराब करके तुम कैसे दोबारा चांस मांग रहे हो। मैं तुम्हें मार नहीं रहा, यही मेरी मेहरबानी समझो। फेन साओ कहता है, मैं मौत डिजर्व करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। सुलांग कहता है, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मुझे और खुद को अकेला छोड़ दो। तब फेन साओ फिर अपने इविल फॉर्म में कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सुलांग कहता है, पता था यही बोलोगे, लेकिन अब मुझे हमारी एंडिंग दिख रही है, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो फानियो को कॉल करके पेन ड्राइव मांगता है। अगले दिन फेन साओ खाना बनाता है और सुलांग को भी सर्व करता है। इसी दौरान गर्म सूप उसके पैर में गिर जाता है तो फेन साओ काफी वरीड होता है, मगर सुलांग क्लियरली उसे इग्नोर कर रहा होता है। फेन साओ जल्दी से मेडिसिन लेने चला जाता है। इधर मौका पाकर सुलांग फेन साओ का लैपटॉप ओपन करता है, मगर लॉक लगा हुआ था तो नहीं खोल पाता है। तब तक फेन साओ मेडिसिन लेके आ जाता है और लगा देने लगता है, मगर सुलांग उसकी हेल्प नहीं लेता। अगले दिन सुलांग छिन से मिलता है। छिन को भी उस डेस्क कैम फुटेज वाली वीडियो के बारे में पता था, जिस पर वो सुलांग से कहता है, तुम फेन साओ के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल कर सकते हो।
सुलांग कहता है नहीं, अब जरूरत नहीं है, और उसे एक पेन ड्राइव देते हुए कहता है बस इसे हैक करने में मेरी हेल्प करो। शिन मान जाता है और कहता है अगर तुम फेन साव से अलग हो गए तो मुझे एक चांस देना, जिस पर सुलांग कहता है सॉरी, मैं अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। इसके बाद वो जाने लगता है तो वहीं सामने फैन यू भी था। उसे पूछता है मैंने जो चिप दिया था वो फेन साव के लैपटॉप में कब इंसर्ट करोगे। सुलांग कहता है क्या तुम वाकई फेन साव को नीचा दिखाना चाहते हो या तुम्हारा कोई हिडन मोटिव है। बाय द वे उसके लैपटॉप में पासवर्ड लगा है तो मैं इस मैटर में ज्यादा अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। फैन यू रोकते हुए कहता है इतना जल्दी गिव अप मत करो, अगर ये प्लान काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, उसे नीचा दिखाने के 1000 तरीके हैं, जैसे कि क्यों ना हम और तुम रिलेशनशिप में होने का प्रिटेंड करें, इससे वो बहुत ज्यादा हर्ट होगा। सुलांग कहता है तो मेरा एडवाइस रहेगा गेम लाइटली स्टार्ट ना करो वरना हार जाओगे। फान यू उसका ये बात रिकॉर्ड कर लेता है और सोचता है बेचारा फान साव जब ये सुनेगा तो पक्का हर्ट होगा। अगले दिन फेन साव सुलांग से कुछ वर्क रिलेटेड इशू पे सुलांग की हेल्प लेता है, तो इसी बीच सुलांग को लैपटॉप में चिप इंसर्ट करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद फेन साव उसे पूछता है क्या आज रात हम इंटीमेसी कर सकते हैं। सुलांग टॉन्ट मारता है तुम कब से परमिशन लेने लगे, तुम्हें तो जो मन में आता है वो करते हो। फेन साव कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तब सुलांग उसे और टोंट मारने लगता है, मगर फेन साव काफी जेंटली उसके क्लोज होता है। वहीं सुलांग को बस उसका मैनिपुलेशन ही याद आ रहा था, तो वो उसका गला दबाते हुए कहता है मुझे तुम्हें मार देना चाहिए। फेन साव कहता है मुझे मार के अपने हाथ गंदा क्यों करोगे, जो चाहते हो वो जरूर होगा, और फिर उसके साथ इंटीमेसी करने लगता है। अगले दिन सुलांग अपनी मॉम का मेमोरियल जाता है और कहता है सॉरी माँ, अपने भाई का ख्याल रखने की प्रॉमिस जो मैंने आपसे की थी वो पूरा नहीं कर पाया। फिर कहता है माँ मैं अब थक गया हूँ, अब मैं भी तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि फेन साव और सुलांग उस नाइट के बाद से अब साथ नहीं थे। उस नाइट के बाद से फेन साव ऑफिस में रहने लगा था। वो अपने मेट से सुलांग के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि नहीं, सुलांग भी अब तक अपार्टमेंट नहीं आया है। फेन साव उससे कहता है जब वो आए तो उसकी मील के साथ कुछ पेस्ट्रीज भी ऐड कर देना, पर थोड़ा कम स्वीट होना चाहिए। और याद करता है कि जब वे हैप्पीली साथ रहते थे तो सुलांग ने बताया था कि उसे मीठा कम पसंद है। वो फेन साव से पूछता है ऑफिस में और कितने दिन रहोगे। वो कहता है अगर मैं उसके साथ रहा तो वो सच में मर जाएगा। इसी बीच सुलांग को पता चलता है कि फेन साव ने मिस्टर हुआंग पर लॉ सूट फाइल कर दिया है। वो तुरंत उसके ऑफिस जाता है और रीजन पूछता है। फेन साव कहता है मेरा मूड ऑफ था तो मैंने कर दिया, वैसे तुम बोलोगे तो मैं क्लोज विथड्रॉ कर लूंगा। फिर कहता है माना कि मैं गलत था, अब भी गलत हूँ, पर बहुत टाइम से हम दोनों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, क्या हम ये सब यहीं स्टॉप नहीं कर सकते। जिस पर सुलांग कहता है केस के मीडिएटर ने कहा अगर 3 महीनों में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हुआ तो तुम्हें केस वापस लेना होगा। फेन साव कहता है ठीक है ले लूंगा, 3 महीने में प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करके तो पहले दिखाओ। सुलांग कहता है अगर करके दिखा दिया तो प्रॉमिस करो तुम मुझे जाने दोगे। फेन साव कहता है मैं क्यों प्रॉमिस करूंगा। सुलांग कहता है क्योंकि एक बार इंटीमेसी के वक्त तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा एक विश पूरा करोगे। फेन साव डील एक्सेप्ट करता है। इसके बाद सुलांग मिस्टर वांग को कॉल करके कहता है हमारे पास 3 महीने हैं, अगर हमने दिन रात वर्क किया तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं मुझे तो उम्मीद कम ही लग रहा है, पर अगर तुम इंस्टीट्यूट दोबारा ज्वाइन करके मेरी हेल्प करो तो शायद पॉसिबल है। सुलांग एग्री कर जाता है। वही हम देखते हैं ये सब भी फेन साव का ही प्लान था। यार मतलब ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है, सुलांग की जान लेके छोड़ेगा सच में। अब सुलांग और उसकी टीम प्रोजेक्ट के प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन वर्क पर लग जाती है। दिन रात काम करके 3 महीने के अंदर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन सक्सेसफुली पास हो जाता है। मिस्टर वांग ये बात फेन साव को बताता है, जहां उसका पहला सवाल होता है सुलांग कैसा है। वांग बताते हैं कि वो ठीक है, शायद कुछ दिनों की लीव पर घर जाने वाला है। वहीं सुलांग बाइटिंग को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे प्लेस आ रहा हूँ, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बाइटिंग अब यहाँ नहीं रहती है। वो बाइटिंग की एक फ्रेंड से पूछता है कि लास्ट टाइम उससे मिलने कौन आया था। वो बताती है पता नहीं, वो बंदा हैंडसम था, लंबा गोरा चिट्टा और मैच बॉक्स से सिगरेट जलाता था। सुलांग समझ जाता है कि बाइटिंग को गायब करने का काम फेन साव का ही हो सकता है, इसलिए वो सीधा फेन साव के घर जाता है। फेन साव सुलांग को देखकर काफी खुश होता है, सोचता है सुलांग उसके पास वापस आ गया। मगर सुलांग कहता है प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है मुझे कंट्रोल करने की, तो तुमने फिर से बाइटिंग को टारगेट किया, तुम उसे कहाँ हाइड करके रखे हो। सुलांग के मुंह से ये सब बातें सुनकर फेन साव खुद को संभाल नहीं पाता है कि सुलांग ने अब तक उसे माफ नहीं किया है, ना ही उसके लिए वरीड है, बल्कि वो आउटसाइडर बाइटिंग के लिए वरीड है। गुस्सा से कहता है मर गई वो। फिर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो, अगर मैं तुम्हें अपने साइड रखना चाहूँ तो तुम्हारी फोस्टर मॉम भी मेरी हेल्प करेगी। सुलांग कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम इंसान हो या हैवान, मेरी मरी हुई माँ को भी बख्श नहीं रहे। फेन साव कहता है तुम्हारी नजरों में तो मैं ऑलरेडी डेविल बन चुका हूँ, तो डेविल ही सही।
तब फेन साओ कुछ फाइल्स दिखाते हुए कहता है, ये वो एविडेंस है जिसमें तुम और तुम्हारी पूरी फान फैमिली की बिजनेस करप्शन हिस्ट्री है। अगर मैंने इसे मीडिया में शेयर कर दिया तो पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच जाएगा। फेन साओ पूछता है, तो क्या तुम सच में ऐसा करोगे? सुलांग रोते हुए कहता है, एक टाइम मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था। मुझे लगा था तुम मेरे लिए गिफ्ट हो। तुमने मुझे स्पेशल फील कराया, ये फील कराया कि मैं अकेला नहीं हूँ। पर मैं गलत था। तुम गिफ्ट नहीं, मेरी लाइफ की पनिशमेंट थे। आज तक मैंने इतना पेन कभी फील नहीं किया जितना तुमने एक ही बार में करवा दिया। फिर वो एविडेंस दिखाते हुए कहता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब कोई तुम्हें धमकी दे तो? फेन साओ कहता है, ये एविडेंस मैंने फ्यूचर के लिए जमा किया था ताकि मैं उन्हें डरा सकूं। पता नहीं था सबसे पहले मैं ही सफर करूंगा। सुलांग एक बार फिर टूट सा जाता है। कहता है, मुझे ये एविडेंस शेयर करने के लिए फोर्स मत करो। फेन साओ उसका आंसू पोंछते हुए कहता है, और फोर्स नहीं करूंगा। तुम बहुत सॉफ्ट हो सुलांग, तुम मुझे पनिश नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और उसे डीप इंटीमेसी के साथ किस करता है एंड खुद ही एविडेंस शेयर कर देता है और सोचता है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा। अब तुम फ्री हो सुलांग। दैट डिप्स इन योर वाओ वाओ। वेल, अब सीन चेंज होकर 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। फान फैमिली को उनके करप्शन की सजा मिल चुकी होती है। ये न्यूज सुलांग टैक्सी में सुन रहा होता है। यह हमें पता चलता है कि अब वो दूसरे सिटी शिफ्ट हो चुका है। कुछ दिन बाद सुलांग को एक कॉल आता है। वो हॉस्पिटल एक लेडी के पास जाता है, वही लेडी जिसे हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में अपने बच्चे के साथ सुसाइड अटेम्प्ट करते देखा था हॉस्पिटल में। अब वो कैंसर के लास्ट स्टेज में होती है। वो सुलांग और फान साओ दोनों के लिए थैंकफुल होती है क्योंकि दोनों ने उसके बच्चे को इस टाइम बचाया था। सुलांग से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे त्यान त्यान को कभी कभी ऑर्फनेज विजिट करने जाना। वही हम देखते हैं फेन साओ के कहने पर हुआ वहाँ आया हुआ था। वो उसे कॉल करके पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सुलांग बच्चे को अडॉप्ट करेगा? फेन साओ कहता है, जरूर करेगा, और ना भी किया तो मैं कर लूंगा। वह कहता है, सीरियसली यार, तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो। कुछ दिन बाद सुलांग त्यान त्यान को अडॉप्ट करने का डिसाइड करता है। वो उस लेडी को ये भी बताता है कि मैं गे हूँ। अगर आपको लगता है कि इससे त्यान त्यान का फ्यूचर अफेक्ट होगा तो आप अडॉप्शन रिजेक्ट कर सकती हैं। जिस पर लेडी कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे अडॉप्ट कर रहे हो, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। हॉस्पिटल से निकलकर सुलांग एक फूड शॉप पे जाता है जहाँ वो बाइटिंग को देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। बाइटिंग बताती है कि 6 महीना पहले मैंने बार में काम करना छोड़ दिया, पर मेरे स्टेप डैड और ब्रदर ने मुझे ड्रग्स देकर वापस से वहाँ भेजना चाहा। मैंने तुम्हें हेल्प के लिए कॉल किया था पर बात नहीं हो पाई। फाइनली फेन साओ ने मुझे उनसे हाइड होने में हेल्प की। फिर मैं यहाँ आ गई और ये छोटी सी शॉप खोल ली। अब मैं यहाँ अच्छे से रहती हूँ। सुलांग हैरान होता है कि फेन साओ ने बाइटिंग की हेल्प की, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वेल, अब सुलांग त्यान त्यान को अडॉप्ट कर चुका था और सिंगल डैड की ड्यूटी अच्छे से फुलफिल भी कर रहा था। इसी बीच एक दिन वो मेडिकल स्टोर जाता है जहाँ हमारा फेन साओ भी कुछ रिसर्च मटेरियल्स कलेक्ट करने आता है। सुलांग उसकी वॉइस पहचान लेता है और इसलिए सामने नहीं आता। फेन साओ भी मटेरियल्स लेकर चला जाता है। तब सुलांग बाहर निकलता है और जैसे ही मेडिसिन वगैरह खरीद के जाने लगता है, सेम टाइम फेन साओ वापस आता है। और ये सीन यार, वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑफ होल ड्रामा। तो इतने दिन बाद दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी सारी मेमोरीज रिकैप करते हैं। फिर सुलांग उसे अवॉइड करके जाने लगता है। फेन साओ रोकते हुए कहता है, मेडिसिन लेने आए थे? सुलांग भारी आवाज में कहता है, हाँ। फेन साओ कहता है, आजकल मैं कांगला फार्म में काम करता हूँ, वहाँ की मेडिसिन अच्छी है, ट्राई करना। फेन साओ कहता है, वहाँ की मेडिसिन एक्सपेंसिव है, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, और चला जाता है। अब एक दिन सुलांग कुछ नेबर्स की बातें सुनता है। वे लोग कहते हैं कि लास्ट नाइट बारिश हो रही थी, तब एक बंदा यहाँ ईंटें बिछा रहा था। पूछने पर उसने बताया कि वो यहाँ नहीं रहता है, बल्कि जिसे वो प्यार करता है वो यहाँ रहता है और वो नहीं चाहता है कि उसके प्यार को कोई दिक्कत हो। सुलांग को स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये ईंटें फेन साओ ने उसके लिए बिछाए होंगे एंड वी नो ऑब्वियसली फेन साओ ने उसके लिए बिछाए थे। कुछ दिन बाद सुलांग अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ एक कपल को देखकर उसे फेन साओ की याद आ जाती है। तभी उनके पास वेटर आता है जो कि कोई और नहीं फेन साओ होता है। दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर हैरान थे। एक फ्रेंड सुलांग से पूछती है, तुम इसे जानते हो? जिस पर सुलांग उसका इंसल्ट करने के लिए कहता है, हाँ, ये मेरा एक्स है। वहीं इससे पहले कि सुलांग के फ्रेंड्स उससे कुछ पूछते, वो कहता है, नो क्वेश्चन, एक्स है तो है। इसके बाद वो वॉशरूम में फेन साओ का वेट करता है। फेन साओ आकर उसे अपनी वही सेम सिगरेट ऑफर करता है और उसका सिगरेट ले लेता है। तब सुलांग कहता है, तुमने तो कहा था तुम कांगला फार्म में काम करते हो, तो फिर यहाँ क्यों हो? फेन साओ कहता है, मैं दोनों जगह काम करता हूँ। सुलांग टोंट मारते हुए कहता है, अच्छा, इस ब्रांड की सिगरेट खरीदने के लिए काम करते हो? फेन साओ धीमी आवाज में बोलता है, अंदर जब था तब स्मोकिंग क्विट कर दी थी मैंने, पर बाहर आया तो कंट्रोल नहीं कर पाया, और क्योंकि ये ब्रांड काफी एक्सपेंसिव है इसलिए तभी स्मोकिंग करता हूँ जब मुझे तुम्हारी याद आती है।
सुलांग बोलता है अंदर था मतलब? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो जेल गए नहीं थे। फेंसाओ कहता है मुझे टेंटेड विटनेस के लिए 6 महीने की सजा दी गई थी। वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग अगर विटनेस का ऑफेंस छोटा हो तो क्राइम पब्लिक नहीं किया जाता। फिर कहता है सुनामी के टाइम मेरे डैड चाहते तो मेरी मॉम और मुझे भी साथ लेके भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे दोनों भाई भी मेरी मॉम से नफरत करते थे, इसलिए मुझे उनसे रिवेंज लेना था। मैंने उनके क्राइम का एविडेंस जमा करना शुरू कर दिया, इसलिए कभी कभी मुझे खुद उनकी तरह क्राइम करना पड़ा। बाद में मैंने प्रोसिक्यूशन के साथ कोऑपरेट किया, इसलिए लास्ट में मुझे टेंटेड विटनेस बनाया गया और सिर्फ 6 महीनों की सजा हुई। सुलांग टोंट मारता है वैसे तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर ये क्या गेम खेल रहे हो? फेंसाओ क्लोज होते हुए बोलता है ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सारे कमाए पैसे छोड़ दिए, जो मेरा है वो तो मैं कभी भी ले लूंगा, पर फर्स्ट टाइम मैं अपनी जिंदगी जीरो से स्टार्ट करना चाहता था। मैंने जीरो से स्टार्ट किया भी और आगे भी बढ़ा, पर कोई फायदा नहीं क्योंकि वो खुशी शेयर करने के लिए तुम मेरे साथ नहीं थे। मैंने बहुत बार तुम्हें कॉल करना चाहा मगर नहीं किया क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सुलांग कोल्ड तरीके से कहता है और करना भी मत। अगले दिन जब सुलांग रेस्टोरेंट से निकल रहा था तब देखता है एक कस्टमर फेंसाओ को ओपनली इंसल्ट कर रहा है और फेंसाओ चुपचाप है। पहली बार वो बंदा जो हमेशा दूसरों को झुका के रखता था आज वो खुद झुका हुआ था। सुलांग फेंसाओ का ये चेंजेस देखकर बस चला जाता है। नाइट में उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो मेडिसिन खरीदने बाहर निकलता है तो बाहर फेंसाओ को पाता है। सुलांग कहता है क्या फिर से मुझ पर नजर रखना स्टार्ट कर दिए? वहीं फेंसाओ उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है कैरी करते हुए। सुलांग कहता है नीचे उतारो, अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, त्यान त्यान घर में अकेला हो जाएगा। फेंसाओ कहता है तब तुम घर जाओ, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर तुरंत मेडिसिन ले आता है और जब रन उसके घर घुस जाता है उसके लिए ड्रिंक और कॉन्गी बनाता है। सुलांग सोचता है मैं इस कमीने को दोबारा अपने लाइफ में क्यों आने दे रहा। वहीं आज सुलांग का बर्थडे था तो फेंसाओ उसे कैंडल ब्लो करने कहता है मगर सुलांग उसे वापस जाने कहता है। तब फेंसाओ भी उसके लिए कैंडल ब्लो करता है और जाने से पहले कहता है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद मिस्टर सू सुलांग को कॉल करके बताता है यू थाईलैंड आया हुआ है। सुना है वो फेंसाओ से बदला लेने वाला है। उसने स्पेशली वीकेंड नाइट में फेंसाओ को बाहर बुलाया है। सुलांग वरीड हो जाता है कि कहीं सच में यू फेंसाओ को हर्ट ना कर दे। अगले दिन आज वीकेंड था और सुलांग बस इसी मैटर को सोच रहा था। अचानक वो रास्ते में एक बाइकर को देखता है तो फेंसाओ को कॉल करने लगता है। फेंसाओ कॉल रिसीव नहीं करता है तो सुलांग तुरंत सू के बताए बार में जाता है। जहाँ जाकर देखता है कि फेंसाओ वहाँ नहीं है। वो रिलैक्स होकर जाने लगता है। तब यू कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपने स्वीट हार्ट फेंसाओ को बचाने आए हो। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और अब भी तुम्हें उसकी परवाह है। फिर कहता है मुझे उससे भी प्रॉब्लम है क्योंकि उस टाइम खुद को बचाने के लिए उसने मुझे बहुत पीटा था, उसका हिसाब तो लेना ही पड़ेगा। सुलांग कहता है तो क्यों ना वो हिसाब किताब तुम मेरे साथ क्लियर कर लो, उसके बदले तुम मुझे मार सकते हो। यू का पारा गर्म हो जाता है कि बंदा सामने आकर उसे ही चैलेंज कर रहा है। बस फिर क्या था, फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट दिन वो अपना हड्डी उड्डी तुड़वाकर घर पहुंचता है जहाँ ऑलरेडी फेंसाओ उसका वेट कर रहा था। सुलांग की बुरी हालत देखकर फेंसाओ अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है और पूछता है क्या बात है। सुलांग नहीं बताता है तो फेंसाओ कहता है अगर मुझे कुछ पता करने का रहेगा तो मैं किसी भी कीमत में पता कर लूंगा। तब सुलांग उसे सब कुछ बता देता है। फेंसाओ तो गुस्से से यू को पीटने जाने लगता है। सुलांग उसे वॉल में पिन करते हुए कहता है मैं तुम्हें सफर होते हुए देखना चाहता हूँ, पर किसी और की वजह से तुम सफर हो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए और ट्रबल क्रिएट मत करो। फेंसाओ कहता है डोंट वरी, अगर मुझसे बदला लेने से तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं तुम्हारे हाथों हर्ट होने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ, पर ये नहीं कि कोई तुम्हें हर्ट करे और मैं उसे छोड़ दूं। सुलांग अंदर जाने लगता है। तब उसकी इंजरी देखने के लिए फेंसाओ भी अंदर जाता है और उसकी इंजरीज देखकर उसका खून खौल जाता है। रोते हुए कहता है सब मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए, मैं सच में कमीना हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और उसे किस करते हुए कहता है आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सुलांग कुछ नहीं कहता तो वो जाने लगता है। तभी पीछे से सुलांग हाँ कहता है। फिर नाइट स्पेंड करने के बाद फेंसाओ जाने लगता है। जाने से पहले सुलांग को उड़ाते हुए कहता है अब मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, अपना और त्यान त्यान का ख्याल रखना। वही उसके जाने के बाद सुलांग उसे खिड़की से देखता है और सोचता है फेंसाओ मेरी नजरों में तुम जेंटल हो, मेरे दिल में तुम इमॉर्टल हो, तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से मुझे ये दुनिया ब्यूटीफुल लगती है। और आंखों में आंसू लिए वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करके किसी बंदे से इंट्रोड्यूस कराने कहता है क्योंकि अपने फीलिंग्स को रोकने का उसके पास यही लास्ट ऑप्शन था। अगले दिन वो उस बंदे से मिलता है जिसका नाम बोवेन था। कुछ दिनों में वे बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन दोनों त्यान त्यान को पिकअप करने स्कूल जाते हैं। वहाँ सुलांग थोड़ा अनबैलेंस्ड हो जाता है तो बोवेन उसे संभाल लेता है
उसी वक्त फेन साव वहां से गुजर रहा था तो ये सीन देखकर बेचारा बाइक से गिर जाता है। बोवेन उसकी हेल्प करने दौड़ता है मगर फेन साव किसी तरह वहां से उठकर चला जाता है। सुलंग उसे पहचान लेता है कि ये फेन साव ही था। उधर फेन साव अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर खुद को तसल्ली देता है कि नहीं नहीं ये सब फेक था। सुलंग बस खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ, मुझे उससे दूर रहना है। कुछ दिन बाद फेन साव यू के पास जाता है लास्ट वार्निंग देने। कहता है इस बार से पैर टूटा है, सुलंग अगर इसके बाद हर्ट हुआ ना तो तुम दुनिया से उठ जाओगे। यू प्रॉमिस करता है कि वो आइंदा से दोनों के साथ पंगा नहीं लेगा। फिर फेन साव बाहर निकलता है जहाँ हुआ उसे पिक करने आया होता है। वह उसे आज रात की पार्टी में इनवाइट करता है मगर फेन साव मना कर देता है कि शिपमेंट का काम बाकी है। हुआ कहता है यार अब भी खुद को टॉर्चर क्यों कर रहे हो, उसका न्यू बीएफ बन चुका है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। हुआ को फेन साव के लिए बुरा फील होता है, इसलिए वो फाइनली सुलंग के पास जाकर फेन साव की सफाई देने लगता है। इस पर सुलंग कहता है तुम्हारा भी हिसाब लेना बाकी है, उस टाइम मुझे ड्रंक कराकर फेन साव के बेड में लाने में यू का नहीं तुम्हारा हाथ था राइट। हुआ कहता है अरे यार पर आइडिया तो फेन साव का ही था। सुलंग कहता है तुमने जो किया उसके लिए तुम मार डिजर्व करते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्योंकि तुम खुद अपने आप को मारोगे। हुआ पहले नौटंकी करता है लेकिन क्योंकि गलती की थी तो खुद को हिट भी कर लेता है। फिर कहता है मुझे पता है तुम फेन साव से नफरत करते हो मगर उसने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने 3 महीने टॉर्चर सहा है क्योंकि उसने पब्लिकली फान फैमिली के करप्ट बिजनेस को एडमिट किया था। मुझे पता है उसने तुमसे कहा होगा कि वो 6 महीने जेल में था, लेकिन वो 6 नहीं सिर्फ 3 महीने अंदर था। बाहर निकलते ही वो सबको भगाने के लिए थाईलैंड गया ताकि तुम यहाँ सेफ रह सको। वहाँ उसे बहुत टॉर्चर किया गया। फिर बॉस की अनएक्सपेक्टेड डेथ के साथ ही वो फ्री हो पाया। यहाँ आने के बाद भी वो तुम्हारे सामने नहीं आया क्योंकि उसे डर था कि कहीं बॉस के आदमी फिर से पीछा ना करे और तुम टारगेट में ना आ जाओ। फिर ये भी बताता है कि उस टाइम उसके कहने पर ही त्यान त्यान की मॉम ने तुम्हें कॉल किया था। वो चाहता था तुम उस बच्चे को अडॉप्ट करो ताकि तुम्हें अकेला फील ना हो। उसने ये भी कहा था अगर सुलंग अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो खुद कर लेगा क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर उसे बचाया था। ये सब सुनकर सुलंग के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट दिन वो अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ ऑलरेडी फ्रेश सनफ्लावर्स रखे थे। वो समझ जाता है कि फेन साव यहाँ आया था। खैर वो अपनी मॉम को त्यान त्यान से मिलवाता है। कुछ दिन बाद मिस्टर वांग सुलंग को वीडियो कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट से रिटायर लेना चाहता हूँ तो मेरी जगह तुम इंस्टीट्यूट हैंडल करोगे। सुलंग कहते हैं नहीं मैं इतना भी लायक नहीं हूँ। वांग कहते हैं तुम इंस्टीट्यूट के स्पेशलिस्ट हो और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी। सुलंग हैरान होकर पूछता है क्या कहा आपने। तब वांग कहते हैं याद है वो प्रोजेक्ट जिसमें फेन साव के साथ हमारी डील हुई थी, 20 दिन के अंदर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट करना है। एक्चुअली फेन साव को पूरा भरोसा था तुम कर लोगे। वो बस चाहता था तुम किसी भी हालत में काम में लगे रहो ताकि तुम लाइवली और पॉजिटिव रह सको। उसने उस प्रोजेक्ट में बहुत इन्वेस्ट किया था और पूरी अमाउंट तुम्हारे नाम से इक्विटी बना दी जो कि तुम कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। उसने ये तुम्हें 3 साल बाद बताने को कहा था ताकि तब तक तुम ये सब कुछ एज ए कंपनसेशन समझकर भूल चुके होगे। अगले दिन सुलंग अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है। वहाँ एक लड़की के साथ लंबी चिट चैट होती है। एक्चुअली उनके ग्रुप का एक बंदा इस लड़की को लाइक करता था मगर ये लड़की नहीं चाहती थी कि वो उसे लाइक करे। सुलंग पूछता है क्यों, जिस पर लड़की कहती है क्योंकि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, वो इतना अच्छा है कि मेरी वजह से वो हर्ट हो जाएगा। सुलंग कहता है तो तुम उससे होप मत दो, उसके साथ हैंग आउट क्यों करती हो। लड़की कहती है मैं उसे होप नहीं दे रही और ना ही मैं उसके साथ हैंग आउट करती हूँ, वो खुद ही मुझे अभी तक लाइक करता है। सुलंग रिलेट करता है कि फेन साव भी तो अभी तक उससे प्यार करता है और शायद वो भी फेन साव से करता है। वो एक शॉप जाकर ड्रिंक करता है और एक कॉन्डोम खरीदता है। फिर फेन साव के पास जाता है। फेन साव उसे यहाँ देखकर हैरान होता है। सुलंग पूछता है क्या तुम यहीं सोते हो। वो कहता है नहीं, गार्ड छुट्टी में है तो उसके बदले मैं यहाँ हूँ और उसे ठंड ना लगे इसलिए हीटर उसकी तरफ कर देता है। सुलंग कहता है पूछोगे नहीं मैं यहाँ क्यों हूँ। फेन साव बोलता है हिम्मत नहीं हो रही, वांग ने सब बता दिया, उन्होंने तुम्हारे सामने सब कन्फेस कर दिया है। सुलंग कहता है तो तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो अटॉनमेंट था। फेन साव कहता है नहीं, उस दिन मेमोरियल पर मैंने तुम्हें अपनी मॉम से कहते हुए सुना था कि तुम जीना नहीं चाहते। मैं डर गया था कि कहीं तुम खुद को मार ना लो। मैं बस चाहता था तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। बाद में रियलाइज हुआ तुम सिर्फ मुझसे दूर होना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ से गायब हो गया। वैसे डोंट वरी, अगर तुम शेयर्स के पैसे नहीं लेना चाहते हो तो त्यान त्यान के नाम ट्रांसफर कर सकते हो। सुलंग कहता है ठीक है। फिर देखता है कि उसे ठंड लग रही है तो अपने बगल में बैठने कहता है। फिर पूछता है तुमने बोवेन को रोका नहीं। फेन साव कहता है मैंने उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक की, वो बंदा अच्छा है, मुझसे भी अच्छा। सुलंग कहता है मतलब तुम हम पर नजर रखते हो तो तुमने हमें किस करते भी देखा ही होगा। फेन साव बोलता है अगर तुम मुझे सफर होते हुए देखने आए हो तो चले जाओ, मैं ऑलरेडी सफर कर रहा हूँ। सुलंग कहता है मतलब सच में तुम हम पर नजर रखते हो। फेन साव कहता है हाँ, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा।
मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम फ्री रहो, खुश रहो। प्लीज पुरानी बातें मत छेड़ो, वरना मैं होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। सुलांग कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें माफ किया तो क्या तुम फिर से झूठ बोलोगे? फेंगशाओ तुरंत कहता है, प्रॉमिस, और झूठ नहीं बोलूंगा। तब सुलांग कॉन्डोम निकालता है। फेंगशाओ कहता है, अगर तुम ड्रंक हो तो मैं इंटीमेट नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता तुम सुबह रिग्रेट फील करो। तब सुलांग ही उसे बेड में पुश करता है और सेड्यूस करता है। अब फेंगशाओ भी होल्ड बैक नहीं करता और उसे बेड में पिन करता है, फिर डीप किस करता है एंड दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गार्ड से पिंड लेने आता है तो फेंगशाओ उसे अंदर आने नहीं देता, कहता है अंदर मेरा पार्टनर सो रहा है। यह सुनकर सुलांग स्माइल करता है, फिर ड्रेस वगैरह पहनने के बाद उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट करने चले माय लव। तो अब दोनों फिर से गिले से कुएं भुलाकर साथ हो चुके थे एंड यहीं ये ड्रामा खत्म होता है हैप्पी एंडिंग के साथ। सीरियसली यार, बहुत टाइम बाद ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिसमें 15 एपिसोड से मन नहीं भरा। वेल, अब बताओ तुम पूरी स्टोरी में किसके साइड थे, फेंगशाओ या सुलांग? मैं अपना बताऊं तो भाई मैं तो फेंगशाओ की साइड थी, मुझे रेड फ्लैग से पसंद आता है। वैसे मेरी पिछली ये वाली सीरीज के 2 स्पेशल एपिसोड आउट हो चुके हैं, तो उन्हें मैं एक्सप्लेन करके अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।